ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवलीस्ट एंड डियरेस्ट पीपल आउट देयर, वेलकम टू पढ़ ले टेंथीज। और आज फाइनली बहुत सारे इंतजार के बाद हम करने वाले ये वाला चैप्टर जो कि है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत ही खतरनाक लगता है चैप्टर, देखने में बिल्कुल ऐसा दिमाग खराब होता है, बट चिंता मत करो, इस वीडियो के अंदर हम इसको बिल्कुल कहानी की तरह देखने वाले, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत मस्ती मजाक के साथ में देखेंगे भाई, बीच बीच में हंसी मजाक भी उड़ाएंगे सबका, तो वो सब तो हम करते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होंगी और आज हम कर रहे हैं चैप्टर बहुत ही आराम से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर तुमको नोट डाउनलोड करने तो पढ़ले.in में मिल जाएंगे। और बाय द वे ये है पहला पढ़ ले एक्सक्लूसिव वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये इंस्टाग्राम पर अगर तुम तक पढ़ ले को फॉलो नहीं किया तो @पढ़ले.in फॉलो कर लो, साथ में मुझे भी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर अगर नहीं किया है तो, क्योंकि मैं कुछ वहां पर अच्छी अच्छी चीजें डालने वाला हूं, तो @कौन पढ़े मुझे भी जाकर फॉलो कर सकते हो। मटेरियल के तुम्हें पढ़ले.in पे जा सकते हो तो मटेरियल के लिए, और बाकी फ्री क्विज ये सब कंटेंट वगैरह तुमको वहां पर देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें, 1 पेज नोट्स हैं, एमसीक्यूज है इस चैप्टर के, तो जो हमारे टर्म 1 के हिसाब से एमसीक्यूज होने वाले वो भी एमसीक्यूज अपलोडेड है वेबसाइट के ऊपर। तो सारी चीजें, दुनिया भर का मटेरियल तुम्हारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो भाई चैप्टर का सार समझ देता हूं पहले तो। भाई चैप्टर के अंदर है क्या, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। कहने का मतलब ये है कि भाई कैसे स्विच हुई है हमारी, मतलब जो भी हम देख रहे थे कि मोनार्की से धीरे धीरे डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सब कैसे स्विच हुआ, हम बस इतना सा देख रहे हैं, ठीक है। और कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई एक्स्ट्रा चीज हमको नहीं देखनी है, बस इतना ध्यान दो कि भैया हमको यह देखना है कि कैसे नेशनलिज्म आया, कैसे लोगों को, अलग अलग डाइवर्सिफाइड लोगों को साथ में जोड़ा गया, कैसे अलग अलग क्लासेस के लोगों ने किसको प्रताड़ित किया, किसको दुख दिया, किसको सुख दिया, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। और एट द एंड ये देखेंगे कि भैया वो जो डेमोक्रेसी है, जो रिपब्लिक वाली फील है, वो कैसे है और कहां से है, ठीक है। और कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो भाई 19th सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ कि एक नेशनलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स की तरफ आ रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत सही चीज है यार, ठीक है। अभी क्यों सही चीज बताता हूं तुमको, क्योंकि यहां पर क्या है, पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप एंड रिजल्ट जो चाहिए था वो चाहिए था नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट क्या हो तो बता देते हैं। नेशन स्टेट एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा मान के चलो कि ऐसा है जिसके अंदर जो रूलर है, जो भी रूल कर रहा है, और जो सिटीजन्स है उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो, मतलब चाहे वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो हिस्ट्री हो सकती है, कस्टम्स, वैल्यू, लैंग्वेज, कल्चर, कुछ भी हो, पर उनके कॉमन आइडेंटिटी हो, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं। और अ नेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर बाउंड टुगेदर इनटू अ सिंगल बॉडी थ्रू हिस्ट्री, कस्टम्स, वैल्यू, लैंग्वेज, कल्चर, ठीक है। द आइडेंटिटी वाज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल। अब ये आइडेंटिटी कैसे आई, ये बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, उसके थ्रू आइडेंटिटी आई। तो बिल्कुल अभी देखो, मैं तुम लोगों को बताता हूं, मैं पढ़ाने कैसा हूं, मैं तुम लोगों को स्लाइड्स का सार दूंगा, पर ये जो स्लाइड्स है बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई है, बहुत डिस्क्रिप्टिवली बनी हुई है। तो इस चीज का बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि अगर तुम लोगों को इस चैप्टर को बहुत खतरनाक तरीके से करना है, तो जो मैं बोलते हैं उसका तुमको पॉज करना और हर एक स्लाइड को रीड करना, एक एक पॉइंट रीड करना कंपल्सरीली। अगर तुम रीड नहीं करते हो तो तुम बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, क्योंकि मैं एक एक लाइन रीड करके अगर बताऊंगा, एक एक वर्ड रीड करके बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। हमको यहां पर चैप्टर समझना है और तुमको स्लाइड्स रीड करते जाना, ठीक है। तो हर एक स्लाइड के बाद में जैसे मैं चेंज करूं, उसके पहले पॉज करके स्लाइड्स को रीड करो। तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी एफिशिएंसी 5 से 7 गुना बढ़ जाएगी। मतलब इतना तगड़ा तुम्हारा हो जाएगा प्रिपरेशन कि अगर तुम अभी स्लाइड्स बस रीड करके, मतलब पॉज करके रीड ही कर लो, तो भी तुम इतना एडवांटेज पे रहोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चलो, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी हमने देखा, 9th क्लास में देखी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, हमको ये पता है कि भाई 9th में कैसे क्या हुआ था। तो बेसिकली जितनी भी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही खतरनाक चीज थी, क्योंकि इसने इतना इंस्पायर किया, क्योंकि जो पहली बार जो आइडिया था ये डेमोक्रेसी का, नेशनलिज्म का, ये सब कहां से आया, सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। तो सब लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है, इतना क्लियर है। 1789 में हुई थी, सबसे पहला एक्सप्रेशन था यूरोप के अंदर, नेशनलिज्म का सबसे पहला एक्सप्रेशन था। इनफैक्ट जो इंडिया के इंडिपेंडेंस है वो भी काफी हद तक वहां पर से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मोनार्की को एबोलिश किया गया था। बेसिकली एक बेसिक क्या हुआ था, देखो मोटे मोटे तरीके से, डीप में नहीं जा रहे, मोटे मोटे तरीके से क्या होता कि मोनार्की हटा दी थी और जो भी पावर्स थी वो मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन के हाथ में आनी थी, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया। अब मेजर क्या क्या चेंजेस हुए थे उस टाइम पे, द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ला सितोयन, इनका मीनिंग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। जैसे तुम कमेंट में मीनिंग बताओगे वैसे तुम लोगों को इसका पूरी लाइन का मतलब, इस पॉइंट का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पावर क्या था, पावर जो मोनार्क, जो राजा था, उससे कॉमन पीपल आ गई है ना। पहले जो राजा राज कर रहा था कि भाई मैं जो करूंगा वही सब है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अब पावर लोगों के पास आ गई, ठीक है। एक फ्रेंच फ्लैग बना गया, ट्राई कलर, ठीक है, और उसको एक रॉयल स्टैंडर्ड बनाएगा कि भाई ये जो है, ये इसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो पहले जो था उससे रिप्लेस कर दिया ये फ्रेंच का जो नया फ्लैग था वो, ठीक है। फिर एक नेशनल एंथम आ गया, ओथ ले ली गई, ठीक है। तो ये सब लोगों, ये नेशनल एंथम क्या है भाई, ये अभी मैंने देखा तुमको क्या बताया कि लोगों को जोड़ना, तो नेशनल एंथम क्या कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, ठीक है। फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, ठीक है, एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज। तो यूनिफॉर्म लॉज थे, मतलब चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सबके लिए लॉज सेम है, ठीक है। और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को एबॉलिश कर दिया। इंटरनल कस्टम ड्यूटी मतलब जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से गुजरात में कुछ सामान लेके जा रहा हूं, तो मुझे मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर पे भी टैक्स देना पड़े, तो वो यहां पर एबॉलिश कर दिया गया। पहले ऐसे होता था, मतलब एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे हमारे यहां ऐसा होता नहीं। हमारे क्या होता है कि हम
हम कुछ भी लेके जाओ, कहीं भी लेके जा सकते पूरे इंडिया में, पर अगर हम बाहर लेके जा रहे हैं तो हमको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। पर वैसे फ्रांस में क्या होता है कि फ्रांस के इंटरनल स्टेट्स में भी हमको ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, तो वो हटा दी गई। ठीक है, अब रिवॉल्यूशनरीज ने फर्दर ये बोल दिया कि भाई ये फ्रेंच जो है, ये जो फ्रांस कंट्री है, ये इसका मिशन है कि इस भावना को सब लोगों तक पहुंचाया जाए और सारे के सारे यूरोप में जितने भी लोग हैं, जितनी भी ऐसी जगह हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं या फिर जितने भी रीजन्स हैं, जितनी भी टेरिटरीज हैं जिसमें किसी राजा का राज चल रहा है कि भाई एक आदमी के हाथ में सारी पावर है, वो वाला सिस्टम हटाया जाए। तो ये फ्रांस की क्या है, एक ड्यूटी, एक डेस्टिनी है, मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन। ठीक है, ओके तो यहां से जो नेशनलिज्म है स्प्रेड हुआ। ठीक है, अब देखो स्प्रेड कैसे होता है, जैसे कि यहां पर जैसे मान लो हमारी कॉलेज में कुछ हुआ, ठीक है, किसी ने मान लो कि कोई गाड़ी से गिर गया है ना, कोई बच्चा साइकिल से गिर गया, अब वैसे गिरना नहीं चाहिए पर गिर गया, तो क्या होता है कि अब वो बच्चा सोच रहा है कि घर पे पता ना चले कि गिर गया हूं मैं, क्योंकि वो घर से थोड़ा दूर गिरा है। पर हमको पता ही भाई हमारे यहाँ क्या होता है, एक आंटी ने अगर देख लिया तो ऐसे एक चुटकी भर में पूरे शहर के अंदर भावना फैल जाती है कि किसने किसको कहां गिरते हुए देखा। तो ऐसे ही क्या होता है, चिंगारी की तरह स्प्रेड हो जाता है। तो जब ये बच्चे के गिरने वाली बात चिंगारी की तरह स्प्रेड हो सकती है, तो इतनी बड़ी बात नेशनलिज्म की जिसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा आपकी लाइफस्टाइल का, वो कैसे स्प्रेड नहीं होती, तो वो भी स्प्रेड हुई। ठीक है, तो फ्रांस में जब ये सब कुछ हो रहा था तो भाई बाहर लोगों को पता चला, और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे अलग अलग जगहों पे, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स फॉर्म कर दिए। जैकोबिन क्लब्स क्या होता है तुमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उन्हें जस्ट पढ़ ले, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स थे इसमें क्या हुआ कि देखो जो फ्रेंच आर्मीज थी, बाकी सारी कंट्रीज जो आसपास के जितने भी रीजन्स थे जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाहर की जो फ्रेंच आर्मीज थी उनको वेलकम किया कि आओ आओ आओ, क्योंकि उनको पता था कि ये अपने देश में कुछ अच्छा कर चुके हैं, तो ये यहां का भी कुछ अच्छा करेंगे ताकि हमारे साथ में, ताकि हमको भी थोड़ा सिखाएंगे, हमको भी इंस्पायर करेंगे, ताकि हम भी उसी रास्ते पर चल पाए और वही चीज कर पाए जो कि फ्रेंच के लोगों ने करके दिखाई है, जो कि फ्रांस के लोगों ने करके दिखाई है। ठीक है, तो देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव्ड इनटू हॉलैंड। तो ठीक है, फ्रेंच आर्मीज के लिए रास्ता बन गया कि हाँ वो हॉलैंड में जा सकते हैं और वहां पर जाके उसको अच्छी तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं यही चीज को। ठीक है, विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी आउट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो जो फ्रेंच आर्मी थी वो नेशनलिज्म को बाहर दूसरी कंट्रीज में भी लेके जा रही थी। ठीक है, पर क्या हुआ कि भैया 1799 में जो नेपोलियन थे उन्होंने पावर, जो पॉलिटिकल पावर थी वहां की, उसको अपने हाथ में कर लिया, क्योंकि क्या हुआ कि वहां पर कुछ इंस्टेबिलिटी चल रही थी। ठीक है, कुछ इंस्टेबिलिटी चल रही थी, मतलब क्या हुआ कि ये जब देखो, जब बाकी कंट्रीज ने देखा है ना, बाकी कंट्री के राजा तो बेवकूफ थे नहीं, उनको दिख रहा था कि अरे फ्रेंच आर्मी यहां पे आ रही है और ये हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर देगी, और फिर पता चला कि जैसे फ्रांस में हुआ कि वहां के राजा को हटा दिया, वैसे क्या हमको भी हटा दो, हम क्या करेंगे। तो ऐसे क्या हो कि बाहर के जो लोग थे, बाहर की जो कंट्रीज के कुछ रूलर्स थे, इनफैक्ट फ्रांस के अंदर तुमको पता नहीं होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखना तो उसमें क्या कहता है, लुई 16 जो फ्रांस का खुद राजा था, उसी ने बाहर की कंट्रीज के साथ मेल मिलाप करके अपनी कंट्री पे अटैक भी करवाया था। तो ये भी किस्सा हो चुका है, खैर अलग बात है। पर क्या हुआ कि बाहर के जो रूलर्स थे उनको लगा कि भैया ये तो हमारे साथ गलत हो जाएगा, ये तो हम नहीं चाहते, तो उन्होंने फ्रांस पे थोड़ा थोड़ा अटैक करना चालू कर दिया। तो ऐसे में नेपोलियन ने बचाया, है ना। अब नेपोलियन क्या था, मिलिट्री लीडर था, उसने फ्रांस को बचा लिया, पर बचाने के बदले उन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिकल पावर थी उसको अपने हाथ रख लिया। जहां उनको दिखी अपॉर्चुनिटी कि भैया यहां तो हम आग लगा सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब खुद ही रख लेते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या किया कि पॉलिटिकल पावर को 1799 में अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, इन्होंने ऐसा नहीं कि बुरा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, पर इन्होंने बहुत बुरा काम भी किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, नेपोलियन ने बिल्कुल देखो नो डाउट डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि अभी मिलिट्री डिक्टेटर बन गया, है ना। पहले क्या था कि सब फ्रांस वाले क्यों खुश थे कि चलो डेमोक्रेसी आएगी, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एकदम से पावर ले ली और पूरे जज्बात पलट दिए, पूरे के पूरे फीलिंग्स पलट दिए, क्या होता है वो जो भी होता है। ठीक है, तो अब पलट के क्या किया, डिस्ट्रॉय, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर कुछ जगहों पर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में इन्होंने काफी अच्छा काम किया था, इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था, इन्होंने बहुत सारे अच्छी चीजें बनाई थी। देखिए इससे क्या हो कि पूरा जो रिवॉल्यूशन हो गया था एक, जैसे कि बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। तो मतलब पूरा जो गवर्नेंस का सिस्टम था वो नेपोलियन ने बहुत बढ़िया बनाया था। ठीक है, ऑल्दो पावर उनके हाथ में थी, पर जो सिस्टम था ना वो बहुत ही प्यारा बनाया था उन्होंने। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो प्रॉपर सिस्टम होता है कि भाई कैसे चीजें काम करेंगे। ठीक है, तो सिविल कोड ऑफ 1804, तो भाई ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा आदमी था, इन्होंने क्या किया कि 1804 में एक सिविल कोड रिलीज किया, सिविल कोड इशू किया, और उसके अंदर क्या क्या चीजें कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सारे लोग जो हैं वो लॉज के सामने इक्वल है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज थी, लोगों को लगा कि तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, फिर राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों की प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते, बाकी सब भी कर सकते हैं। फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम मतलब वही होगा। फिर फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम मैनोरियल ड्यूज। मैनोरियल ड्यूज क्या होता है, मैनोरियल ड्यूज वो होता है जो कि लैंडलॉर्ड का जो ड्यू बचा रहता है वो। ठीक है, मैनोरियल ड्यूज आर द फीस दैट पेजेंट्स और सर्व्स ऑफ फार्मर
ओ टू द नोबल्स हु इज देयर लैंडलॉर्ड, तो जो भी लैंडलॉर्ड था उसके जितने भी ड्यूज बचे होते तो वो पेजेंट्स को उससे फ्री कर दिया था। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया सिस्टम, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम का बढ़िया था, ठीक है। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड विद इन सिटीज। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है? गिल्ड रेस्ट्रिक्शन मतलब ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेड में ये रेस्ट्रिक्शन है, आप ये चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ये ट्रेड नहीं कर सकते, यहां पर इसको नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। पहले बहुत रेस्ट्रिक्शन थे, तो नेपोलियन ने ये चीजें भी हटा दी कि भैया अब जो ट्रेड और कॉमर्स है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है। अब इस सिविल कोड का इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि पेजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन के पास में काफी फ्रीडम आ गई, है ना। पेजेंट्स के पास में फ्रीडम आ गई, क्यों आ गई? क्योंकि भैया यहाँ पर मेमोरियल ड्यूज वाला सिस्टम हटा दिया उन्होंने, ठीक है, वो उसको फ्री कर दिया। आर्टिसंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, इनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुल गई क्योंकि इन्होंने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे, तो ये तो बढ़िया काम हो गया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज। अब इन सब से स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, कॉमन नेशनल करेंसी, इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। उन्होंने क्या रियलाइज किया कि भाई इन सब से एंड कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स इजीली। मतलब भाई पहले क्या होता था, पहले कस्टम ड्यूटी भी लग रही है, पहले ये भी हो रहा है, फिर करेंसी भी फिक्स नहीं है, फिर यहां 1 किलो में वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे पाउंड में कर रहे हैं, यहां पे कुछ और यूनिट है, यहां पे कुछ और यूनिट है, सब तो बिल्कुल दिमाग खराब करने वाला काम था। पर बिजनेसमैन को लगा कि भाई यार अगर सब जगह यूनिफॉर्म होगा तो हमारी सेल्स ही बढ़ेगी ना, मतलब लोगों को ज्यादा कॉमन रहेगा तो ईजी रहेगा सब कुछ करना, तो उनको ये चीज समझ में आई, तो ये इफेक्ट था एक सिविल कोड का। पर ये तो बढ़िया काम किया उन्होंने कि ये कर दिया, पर क्या हुआ कि क्या हुआ कि अब देखो जो फ्रेंच के जो लोग थे अलग अलग जगह, तो अलग अलग लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस थे, मतलब ऐसा नहीं था कि सबको नेपोलियन अच्छा लगता था और सबको ही बुरा भी लगता था, कुछ को अच्छा लगता था कुछ को बुरा लगता था। इनिशियली क्या हुआ कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, अलग अलग जगह जैसे कि ब्रुसेल्स, मैन्स, मिलान, वर्सो, इन सब जगहों पे क्या हुआ कि जो फ्रेंच आर्मी आ रही थी, मैंने तुमको बताया ना फ्रेंच आर्मी आ रही थी, तो वहां पर शुरू में तो बड़ा वेलकम किया, आ जाओ चलो डेमोक्रेसी आएगी ये, पर उनको क्या पता था कि जज्बात और तख्ता दोनों पलट जाएगा ठीक है। तो पहले तो उन्होंने बुला लिया कि चलो बहुत वेलकम किया कि ये बड़े एक्साइटेड हो गए, पर धीरे धीरे एंथुसियाज्म है ना हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि धीरे धीरे उनका एंथुसियाज्म था जो बिल्कुल मजा आ रहा था कि भैया अब तो बहुत मजा आने वाला है, उसमें क्या हुआ कि उनको पता चल गया कि भैया कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है ये तो ठीक है, पर दिस डज नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम तो फिर भी नहीं है ना, मतलब एक तरीके से राज तो वही चला रहा है, तो पॉलिटिकल फ्रीडम तो आया ही नहीं, तो फिर लोगों को लगा रहा है बाप रे ये तो हमारे साथ चोट हो गई ठीक है। तो क्या किया अब ये सब तो क्या, इसके साथ में नेपोलियन ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। सेंसरशिप मतलब कि भैया जो भी राइट टू पोस्ट, राइट टू फ्रीडम, मतलब राइट टू प्रेस या फिर जो न्यूज़पेपर या फिर पब्लिक स्पीकिंग में, ये सारी चीजों पे आप उनकी बुराई नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू आर्मी, मतलब कि जबरदस्ती आर्मी में रख रहे हैं, तू भी आर्मी में आ जा, तू भी आर्मी में आ जा, तू भी आर्मी में आ जा, लोगों की इच्छा नहीं है फिर भी आर्मी में रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि नेपोलियन एक बहुत ही ज्यादा विजनरी इंसान था, नेपोलियन को लगा कि भैया हमको तो बहुत ही बड़ा अंपायर बनाना अपना, है ना, अंपायर नहीं एम्पायर बनाना है, अंपायर मतलब आउट नहीं देना हमको, एम्पायर बनाना हमारा बहुत बड़ा। तो इसीलिए क्या हुआ कि नेपोलियन को लगा, अब नेपोलियन ने क्या किया, उसको पता था कि भाई मैं अकेला तो जाके लड़ नहीं सकता हूं, ठीक है ठीक है, तलवार लेके जाऊंगा नहीं मैं, तो मुझे क्या लगेगी आर्मी, तो उसने क्या किया नॉर्मल लोगों को आर्मी में रख लिया, नहीं आना भैया मुझे नहीं चलना, चल चल तुझे चलना पड़ेगा, फोर्स करता ना वैसे फोर्स करके उठा ले सबको आर्मी के अंदर, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें इसने की, ये सब जो थे दिस आउटवेट द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तुम बढ़िया लाए, मान लिया, पर ये जो तुमने हरकतें यहां पर पटकी हैं ये इतनी अच्छी भी नहीं है कि हमें भूल जाए, क्या है मतलब कि तुमने कोई ऐसा भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना अच्छा भी नहीं है तुम्हारा कि हम तुम्हारी ये बेवकूफाना हरकतें भूल जाए कि तुम चाहे जो अपनी मर्जी में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है वो करते जाओ, ठीक है। अब बाय द वे मैं बहुत तुमको फ्रैंक लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बहुत ही दोस्ती वाली लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए, और इसलिए मैं बोल रहा हूं स्लाइड्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं तुमको बहुत मस्ती वाले टोन में बता रहा हूं ताकि तुमको इंटरेस्ट आता रहे और तुमको मजा भी आता रहे। तो अगर तुम यहां तक वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और जो टाइम स्टैम्प है इसको नीचे कमेंट करके बताना कि किस टाइम स्टैम्प पे तुम देख रहे हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। भाई अब यूरोप, ये तो हमने देख लिया, एक ओवरव्यू देख लिया कि भाई क्या क्या हो रहा था और नेपोलियन ने क्या किया। अब यूरोप की पर्टिकुलरली बात करते हैं कि कैसे अलग अलग कंट्रीज में नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई, कहां कहां पे क्या क्या अच्छा हुआ, कहां कहां पे क्या क्या बुरा हुआ, कहां कहां पे किसने किसको क्या बोल दिया, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो सारी जितनी भी गॉसिप्स थी वो हम देखने वाले अभी, ठीक है। चलो भाई आज की डेट में जो हमको जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड सब पता है ना, ये पहले ऐसा नहीं था, ये सब अलग अलग अंदर ही अंदर डिवाइडेड थे, मतलब जर्मनी कुछ नहीं था, जर्मनी के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स थे, तो बेसिकली वो यूनिफाइड चीज थी ही नहीं कभी, नेशनल चीज थी ही नहीं कभी, ठीक है। इनका साम्राज्य, उनका साम्राज्य, इनका ये उनका वो, तो कुछ भी बड़ा सा ऐसा कुछ ऐसा एक कलेक्टिव चीज थी नहीं, छोटे छोटे टेरिटरीज थे, उनके छोटे राजा थे, रानियां थी, ऐसा चल रहा था। तो वो जो यूनिफिकेशन है, जो एक कॉमन आइडेंटिटी है कि भाई जर्मनी, हमको पता है कि हाँ भाई जर्मनी एक बड़ी जगह, पहले बड़ी जगह नहीं थी, पहले छोटी छोटी जगह में डिवाइडेड थी, तो ये तो बाद में पूरा का पूरा ऐसा नेशनलिज्म हुआ, बाद में पूरा का पूरा यूनिफिकेशन हुआ, पूरा उसको यूनाइटेड किया गया। वो कैसे क्या वो देखेंगे, ठीक है। तो शुरू में क्या था कि सबके ऑटोनॉमस टेरिटरी थी, मतलब हमारे छोटे छोटे शहर इतने बड़े, हमारा राज है और हमारी जो इच्छा होगी हम यहाँ पे करेंगे। तो अब तुम सोच लो कि तुम अपने ही छोटे से एरिया में कितना भी कुछ कर लो, तुम क्या ही डेवलप कर पाओगे, है ना। तो ये चीज होती थी पहले। ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप, अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि स्लाइड में सिर्फ रीड करके समझने वाली है ना,
डाटा मतलब जो फैक्ट है, मैं कहानी तुमको समझा सकता हूं, पर डेट्स, जगह का नाम, फैक्ट्स ये सब तुम्हें बता सकता। तो जो जो भी ऐसी चीजें ना मैं उनको फटाफट बोल के निकल लूंगा, तुमको रीड करना है बस, ठीक है। ताकि अब देखो तुम ऐसा बोलना कि भैया आप तो पढ़ा नहीं रहे, भाई मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए तो मैं यहां बैठा हूं, इसलिए तो मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूं, अपनी एनर्जी इसलिए तो दे रहा हूं ताकि तुमको एनर्जी मिले। तो तुम ऐसा मत सोचना। कहने का मतलब ये कि भाई जो रीड करने वाली चीज है वो तो रीड करने वाली चीज है भाई। ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप ये मैं तुमको समझा थोड़ी सकता है, तो है ना, ठीक है। चलो, तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था इट वाज अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ऑटोक्रेटिक मतलब जहां पर प्रॉपर राजा का राज चलता था, विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। अब राजा का राज चल रहा है, पर उस राज के अंदर ऐसा नहीं कि लोग कॉमन है ना, लोग भी डाइवर्स हैं, या तो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, या फिर अलग अलग हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या फिर अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कहीं भी अब तुम सोचो कि भाई ईस्टर्न सेंट्रल में जब ऐसा चल रहा है कि भाई राजा राज कर रहा है और लोग जो हैं वो अलग अलग ही पूरे, तो एक कॉमन सेंस हुआ ही क्या जोड़ने का, किस बेसिस पे आप उनको जोड़ोगे? भाई भाषा भी अलग बोल रहे हैं, सब कुछ ही अलग है इनका आपस में, तो तुम दो लोगों को कनेक्ट किस हिसाब से करोगे, ठीक है। तो दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर, ठीक है। ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, ठीक है। सच डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस के कारण पॉलिटिकल यूनिटी को बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, मतलब हमको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पॉलिटिकल यूनिटी उनको समझाना। दो लोग बिल्कुल ऑपोजिट है, तुमको कैसे समझाओगे कि तुम एक ही हो, दो अलग अलग नहीं हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। फिर सिर्फ एक ही टाई, अगर एक ऐसी चीज थी जो कि इन दोनों को साथ में रिलेट करती थी, वो थी लॉयल्टी, कि भाई हमारा जो राजा है हम उसके लिए लॉयल है, जिसको हम बोलते हैं एलिजियंस, ठीक है। तो बस एक ही चीज थी जो उन दोनों को टाई कर रही थी, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा ऐसा कुछ चीज थी नहीं। तो ये जो दो लोग हैं सेम कंट्री में रहते हैं, फिर सेम जगह पे रहते हैं, भले इन दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है, पर सिर्फ अगर कोई चीज सिमिलर है, अगर बहुत ही देखो ऐसे मतलब बहुत ही देखो कि भाई कुछ तो सिमिलर निकले, तो बस वो एक ही चीज सिमिलर निकलती थी कि ये एक ही राजा के लिए लॉयल है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं निकलता था। तो हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, कि जब इतनी डाइवर्सिफिकेशन था, जब लोगों के बीच में ऐसा सिस्टम था, तो फिर ये नेशनलिज्म का आइडिया आया ही कहां से? भाई जब लोगों के बीच यूनिटी नहीं है, तो लोग क्यों चाहेंगे कि हम किसी यूनिफाइड चीज के लिए लड़े? तो ऐसी कौन सी भावना थी जिसके कारण लोगों को लगा कि अरे नहीं बे, हम तो सब साथ में, हम तो पागल बन रहे थे इतने समय से। तो ऐसी कौन सी चीज थी? तो कैसे नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज हुआ वो अब देखते हैं, ठीक है। चलो, तो यूरोपियन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था, बात वहीं आ जाती है भैया अमीर गरीब पे, ठीक है। तो यूरोपियन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था कि यहां पर एरिस्टोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेसी जो कि हाई क्लास के लोग थे, अमीर लोग थे, रिच लोग थे, लैंडलॉर्ड थे, पैसा था, शोहरत थी, दौलत थी और राज था, ये सारी चीजें इनके पास थी। और हमेशा की तरह जो लोग सबसे ज्यादा अमीर होते हैं वो पॉपुलेशन में सबसे कम होते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, पर इनके पास में पावर्स बहुत ज्यादा थी। फिर पेजेंट्री, दूसरा क्या है? पेजेंट्री है, पुअर क्लास। अब पुअर क्लास जो मेजॉरिटी में थी, इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा थी, पर इनके पास में पावर और कुछ नहीं थी, इनको कोई नहीं पूछता था कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है द न्यू मिडिल क्लास, द न्यू मिडिल क्लास। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई देखो ये तो बहुत ही अमीर हो गए और ये बहुत ही गरीब हो गए, है ना। तो कुछ ऐसा बीच का रास्ता हो जो कि इन दोनों को कहीं कनेक्ट कर पाए, वो हमारे काम आएगा। तो इसीलिए हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है लोगों की, जो कि है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोगों ने जितना योगदान दिया है उतना किसी ने भी नहीं दिया, ठीक है। तो मिडिल क्लास, चलो पहले धीरे सबका एक एक करके देखते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी, हाई क्लास, इसमें क्या है? सोशली और पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट थी भाई। तो चलो ये जो स्लाइड्स है ना रीड करते हैं ना, पर मैं तुमको फिर भी समझा रहा हूं कि डोमिनेंस तो था ही, है ना। अगर अमीर है और पावर है तो डोमिनेंस तो रहेगा ही, ठीक है। इनके पास में कंट्री साइड में टाउन हाउस थे, लैंड थे, ठीक है, बड़े बड़े जमीन जायदाद थी, ठीक है। ये फ्रेंच बोलते थे, ये अपनी लाइफस्टाइल के लिए फ्रेंच बोलते थे। जैसे कि हमको ऐसा पहले लगता था, शुरू में क्या लगता था कि इंग्लिश बोलना मतलब बहुत ही हाई क्लास का काम है, कि वाह इंग्लिश बोल रहा है तो। वैसे वो लोग सिर्फ फ्रेंच में बात करते थे कि भाई लगना चाहिए, डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी के लोग हैं, हम लगना चाहिए, तो फ्रेंच में बात करते थे। उनकी जो फैमिली थी, Their families were often connected by ties of marriage, मतलब शादी मतलब वो राजघराने में शादी करते थे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जैसे कुछ अमीर लोगों की पार्टी, यहाँ पर अमीर लोगों की पार्टी है, तो एक आपस में शादी हो गई, किसी कहीं से भी कोई भी रिश्ता बन गया, ठीक है, मैरिज ब्यूरो खुल गया, तो क्या हुआ कि दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। तो ऐसे जनरली मैरिजेस की शादियों के थ्रू कनेक्टेड रहते थे। और पर ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी, ये लोग जो थे वो थे बहुत कम नंबर में, ठीक है। लोअर क्लास की बात करें तो लोअर क्लास के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो लोअर क्लास की थी, ठीक है। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वाज फाउंड बाय टेनेंट्स, मतलब वेस्ट साइड में जो बल्क ऑफ लैंड था इट वाज फाउंड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, मतलब छोटे छोटे लैंड थे, छोटे छोटे ओनर्स के पास में, गरीबों के पास में, या गरीब लोग थे तो वो लोग अपने ही लैंड में खेती करके अपना पेट भर लेते थे। पर ईस्टर्न एरिया में, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या था? ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में वो लैंडलॉर्ड वाला पैटर्न था कि भाई किराए पे लैंड ले लिया जाएगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स व्हिच वर कल्टीवेटेड बाय सर्व्स। सर्व्स मतलब फार्मर्स, जो फार्मर्स मतलब एज सच फार्मर्स, मजदूर टाइप के फार्मर्स, मतलब जैसे कि जिनको फार्म, उनका फार्म नहीं है पर उनको वहां पर खेती बाड़ी करने के पैसे मिलते हैं, इस टाइप से समझो,
ठीक है। अब आते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है द न्यू मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास के अंदर क्या हुआ, मिडिल क्लास के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, टीचर, मतलब कुल मिला के एजुकेटेड लोग जो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं और थोड़ा बहुत पैसा भी कमाते हैं। अब पुअर जो पीपल है वो इलिटरेट है, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं जीवन में क्या चलता है, और जो हाई क्लास लोग हैं उनके पास सब कुछ है पर वो तो अपनी पावर चला रहे हैं। तो मिडिल क्लास लोग तो जो थे उनको सब समझ में आता था, उनको सब दिख रहा होता था, ठीक है, वो अंधे तो थे नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, द न्यू मिडिल क्लास, फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो ये जो मिडिल क्लास थे, देखो सबके लिए लिबरलिज्म का मतलब थोड़ा अलग था, पर जो मिडिल क्लास लोग थे इनके लिए सबसे बढ़िया मतलब था। क्या मतलब था इनके लिए, था कि भाई लिबरलिज्म एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे सबको फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है, सबको फ्रीडम मिले और लॉ के सामने सब इक्वल हो, फिर चाहे वो एरिस्टोक्रेट हो, चाहे वो गरीब इंसान हो, या फिर चाहे वो हम मिडिल क्लास के लोग हो, तो भी इक्वल सब होना चाहिए, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद लेटर दे बिकेम द फोर्स ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म। तो लेटर धीरे धीरे चल के जो मिडिल क्लास था इसने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि इट बिकेम द फोर्स ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वो इन्होंने प्ले किया, ठीक है। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है भाई, देखो, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। लिबरलिज्म का मतलब समझो कि फ्री, ठीक है। फ्री मतलब ऐसा नहीं कि भैया ये मैगी के पैकेट के साथ में केचप लिबरल है क्या, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा बोलो कि फ्री जहां जहां बोलना हो लिबरल बोल दो, या फिर भाई तू फ्री है क्या, फिर तो भाई तू लिबरल है क्या, ऐसा नहीं। लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम, ठीक है, आजादी वाला, ठीक है। फ्री मतलब वो फोकट वाला फ्री नहीं। चलो अब फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म की बात करते हैं। तो लिबरलिज्म किन लोगों के लिए क्या मतलब, किस तरीके से क्या मायने रखता है, ठीक है। तो मिडिल क्लास के लिए इसका क्या मतलब है, मिडिल क्लास के लिए मतलब ये है लिबरलिज्म का कि फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसा हमने देखा, ठीक है, कि भाई सब लोग इंडिविजुअल की फ्रीडम हो, सब लोग के पास फ्रीडम हो और लॉ के सामने सब इक्वल रहे। पॉलिटिकली इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकली इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट और एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल, मतलब है सेम ही चीज, लिबरलिज्म सेम चीज है। अब हम उनको देख रहे हैं कि अलग अलग लेट्स से कि सिनेरियोज में इसका क्या क्या मतलब है, सिनेरियोज भी नहीं बट अलग अलग जगहों पे इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या मीनिंग है। तो देखो मिडिल क्लास के लिए मीनिंग क्या है इसका कि भाई हमको क्या क्या देखने को मिलेगा इससे, ठीक है। फिर पॉलिटिकली इसी चीज का मतलब क्या है, ये जो इन्होंने यहां पर बोल दिया इसको पॉलिटिकल भाषा में कन्वर्ट करूं, है ना, सेम चीज को पॉलिटिकल भाषा में कन्वर्ट करूं तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हो कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, ठीक है। गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो कंसेंट से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि आज मेरी सरकार चलेगी तो आज मेरी ही सरकार चलने लग गई। चलो जिसने भी नोटिस किया कि इस कट में हुआ क्या था वो मुझे नीचे कमेंट में बताना विद टाइम स्टैम्प, ठीक है। और एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस का मतलब कि भाई ऑटोक्रेसी मतलब राजा का जो राज्य वो खत्म हो जाए, और क्लेरिकल प्रिविलेजेस मतलब जो रिच क्लास लोग हैं जो कि राज करें उनका जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज होते थे वो सब चले जाएं, ऐसा नहीं हो कि किसी के पास कुछ प्रिविलेज हो, सब लोग इक्वल रहे, ठीक है। और इकोनॉमिकली इसका मतलब क्या होता था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, मतलब सब लोग जो है वो मार्केट में इक्वली काम कर सकते हैं, और एबोलिशन ऑफ टैक्सेस मतलब जो फालतू के टैक्स लग रहे हो वो सब ना लगे, ठीक है। चलो इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इसका मतलब समझो कि भाई जितने भी लोग इक्वलिटी के लिए लड़ रहे थे कि सब लोग इक्वल होना चाहिए, उनका मेन एजेंडा ये नहीं था कि सबको वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। पर अगर तुम देखो आज की तारीख में अगर तुम समझो तो तुमको तो ऐसे लगेगा ना कि भाई इक्वलिटी मतलब ये भी होना चाहिए ना कि मतलब ये तो सीधी सी बात है कि वोटिंग सबके पास होना चाहिए, पर इनका मतलब ये नहीं था, ठीक है। तो इक्वलिटी का मतलब हमेशा इट डज नॉट नेसेसरली मीन यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज मतलब राइट टू वोट, सफरेज का मतलब राइट टू वोट, मतलब यूनिवर्सल सफरेज मतलब राइट टू वोट, सबके लिए राइट टू वोट, तो ये चीज नहीं थी, ठीक है। तो रिवॉल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। इस पूरे सेंटेंस अब देखो मैं तुम लोगों को बार बार रीड करने का मतलब रीड करने का इसलिए बोल रहा हूं तो कि मैं समझा के एक बार अगर तुम रीड कर लोगे, मैंने पूरा समझाया फिर तुमने एक बार रीड कर लिया तो तुम वहीं के वहीं याद कर लोगे सारे पॉइंट्स, और तुमको कभी भी एग्जाम में आए, हालांकि तो टर्म 1 एग्जाम है तो एमसीक्यू सेंटर के, बट तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे चीजों को, ठीक है। चलो तो ये जो राइट था, भले इक्वलिटी वाला सिस्टम आ गया कि भाई हाँ सब लोग इक्वल है, पर वोट करने का राइट तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को ही मिला। मैन वो भी जिनके पास में प्रॉपर्टी हो, ठीक है। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और सारी विमेन, भले उनके पास प्रॉपर्टी हुआ ना, विमेन को तो बिल्कुल वोटिंग का राइट दिया ही नहीं गया था, और मैन विदाउट प्रॉपर्टी को भी राइट नहीं था, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए ऐसा होता है जब जैकोबिन्स का राज चलता था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तुमने देखो जब जैकोबिन्स आए थे पावर के अंदर, तब थोड़े टाइम के लिए सारे एडल्ट मेल्स ने सफरेज मतलब एंजॉय किया था सफरेज, पर तब भी सिर्फ एडल्ट मेल्स ने ही किया था, तो फीमेल्स के लिए जो राइट था वो बहुत बाद में आया। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal property rights. Self-explanatory, ठीक है। Wave of economic nationalism. अब economic nationalism की क्या एक वेव आई थी वो देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हम सिर्फ इकोनॉमी के रिलेटेड बात कर रहे हैं, सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ था, एक कहानी है,
1833 के अंदर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग एक इंसान जा रहा था अपने गुड्स बेचने के लिए। तो क्या हुआ कि उसको बीच में मतलब 11 स्टेट से पास करना पड़ा और 11 स्टेट्स में हर बाउंड्री पे 5% कस्टम पे करना पड़ा। तो तुम सोचो 11 बार 5% में बेचारा टैक्स दे रहा है जबरदस्ती। तो तुम समझो कि लेट से कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा हूं, तो बीच में जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं, मुझे सब स्टेट से जब मेरी गाड़ी पास हो, हर एक स्टेट पे मुझे अपना कस्टम ड्यूटी देने पड़े, हर एक स्टेट पर टैक्स देना पड़े, हर एक बॉर्डर पर टैक्स देना पड़े, तो भाई ये तो मैं पागल हो जाऊंगा कि भाई इतने सारे टैक्स देके क्या करूंगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि देयर वर 39 स्टेट्स, है ना, 39 स्टेट्स थे, ठीक है। नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था बहुत अच्छा था, पर काफी कंफ्यूजिंग भी था, इसलिए लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस थे। कंफ्यूजिंग इसलिए था क्योंकि भाई साहब ने 39 स्टेट्स बना दिए, है ना। अब 39 स्टेट तो बना दिए, पर दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत ये थी कि हर स्टेट की अपनी करेंसी होगी और अपना वेइंग सिस्टम होगा। मतलब तुम सोचो, तुम गुजरात में गए तो गुजरात में अलग करेंसी चल रही है, महाराष्ट्र में अलग करेंसी चल रही है, तो तुमको हर बॉर्डर पे करेंसी एक्सचेंज करनी पड़े पहले तो, कि भैया हमारे ये नोट लो और इसके बदले हमको ये दे दो, ठीक है। फिर वेइंग सिस्टम पूरा अलग चल रहा है। फिर कस्टम बैरियर इन ईच सिटी, कस्टम बैरियर मतलब कि हर एक बॉर्डर पे तुमको कस्टम पे करना है। कस्टम मतलब तुम नहीं समझते हो, तो जब भी हम बाहर की कंट्री से कुछ सामान मंगवाते हैं इंडिया के अंदर, तब हमको एक कस्टम ड्यूटी लगती है जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। तो उस इंपोर्ट ड्यूटी को हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं और वो कंट्री टू कंट्री लगती है। पर पहले यहां पर ये स्टेट के अंदर ही लगा रहता है, मतलब इंडिया के अंदर ही अगर मैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जाऊं तो मुझे टैक्स देना पड़ जाए, तो ये तो गलत बात हो गई, ठीक है। पता चला मैं मुंबई गया, मुंबई से मैं अपने घर वालों के लिए एक गिफ्ट में एक फोन लेकर आ रहा हूं, तो मैं तो फोन ले आया कि चलो गिफ्ट देंगे, और बॉर्डर पर उन्होंने रोक के मुझे पैसे मांग ले कि लाओ टैक्स दो पहले, गिफ्ट देने के पहले भी, तो ये काम गलत हो जाता, ठीक है। तो इसलिए ज़ोल्वेरिन करके एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुई। कुछ कस्टम यूनियन मतलब कस्टम ये सिर्फ कस्टम्स के लिए थी कि भैया ये जो कस्टम वाला सिस्टम तुम लाए हो ना कि हर चाहे जहां तुम अपने हिसाब से कस्टम ले रहे हो उसको हटा दो पहले तो वो उसके लिए ज़ोल्वेरिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। इनिशिएटेड बाय प्रूशिया इन 1834 एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो ये प्रूशिया ने इनिशिएट किया था 1834 के अंदर, और काफी सारे जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन भी किया था, ठीक है। इसके थ्रू क्या हुआ, इसका क्या इफेक्ट हुआ कि भैया ये जो नंबर ऑफ करेंसीज थी 30 से 2 पे आ गई। पहले 30 करेंसीज थी, अब 2 करेंसी बची, तो ये ठीक है, फिर भी वैसे तो एक ही होनी चाहिए पर फिर भी ठीक है, चलो दो इतनी सारी से तो अच्छी है 2, ठीक है। एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, जितने भी टैरिफ है ट्रेड बैरियर्स थे, कि ट्रेड बैरियर्स थे मतलब कि ये ट्रेड नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकता, इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट मना है, ये मना है, वो मना है, तो वो सब हट गया। फैसिलिटेटेड रेलवे, अब रेलवे के कारण क्या होता है भाई, रेलवे के कारण बहुत ही ज्यादा बूस्ट होता है इकोनॉमी को, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बहुत इजीली डिलीवर की जा सकती हैं, ठीक है। अब ये जो काम चल रहा था भैया नेपोलियन का, ये बहुत सारे लोगों को पसंद था, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था, पर एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि कंजर्वेटिव लोग थे। अब कंजर्वेटिव बोलते हैं ना कि भैया ये कंजर्वेटिव है, ओपन माइंडेड है, ये लोग कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव फैमिली है, ओपन माइंडेड फैमिली। इसका मतलब क्या होता है, ओपन माइंडेड मतलब कि एक्सेप्टिंग द चेंजेस, कि भाई समझ में आता है कि हाँ भाई जो सोसाइटी है, जो जमाना है वो बदल रहा है और हमको उसके साथ बदलाव करते रहना है। पर कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, भाई जमाना तो बदल जाएगा पर हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, हमको बिल्कुल चेंज नहीं होना। तो वैसे उस समय पे भी लोग थे जो कि बिल्कुल कंजर्वेटिव लोग थे, जिनको ऐसा मानना था कि भैया कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, सब जैसा चलता आ रहा वैसा ही चलना चाहिए, राजघराना चल रहा, फिर भले प्रताड़ित हो रहे हो, खुश हो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए। उन चेंजेस के सख्त खिलाफ होते हैं ये लोग, कंजर्वेटिव लोग। तो उस समय भी काफी सारे कंजर्वेटिव लोग थे, तो उनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि नेपोलियन जो है वो चेंजेस ला रहा है सोसाइटी के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिव फोर्सेस ने अपनी एक आर्म्ड फोर्सेस बनाई और वाटरलू का एक बैटल हुआ 1815 में, जिसके अंदर नेपोलियन को हरा दिया। अब नेपोलियन को हरा दिया, अब नेपोलियन हार गया। किसने हराया, कंजर्वेटिव फोर्सेस ने। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहा है, सब आजादी के लिए कौन लड़ रहे, कॉमन मैन का तो कुछ रहा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस अपने अलग नेपोलियन से लड़के अपना काम खत्म कर लिया और ये बेचारे यहाँ पे लड़ते रह गए, और कंजर्वेटिव फोर्सेस ने अपनी पावर अपने हाथ में उठा ली। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थी, जो कंजर्वेटिव लोग थे, वो आ गए पावर के अंदर। अब यहां पर क्या हुआ, एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना किसने साइन की, प्राब नाम याद रख सकते हो, PRAB, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन चारों ने एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन की। इस ट्रीटी के अंदर क्या क्या चीज आई थी वो देखते हैं, ठीक है। भाई देखो, कंजर्वेटिव्स जो थे, है ना, उनका क्या था कि बिल्कुल चेंज नहीं आना चाहिए, है ना। अब फालतू हमको चेंज नहीं चाहिए, नेपोलियन ने फालतू काम किया, इसको सब अंडू करो, जो भी ये करके कैसा हटाओ, वैसा जैसा पहले चल रहा था हमको बिल्कुल वैसा का वैसा सिस्टम चाहिए। तो कंजर्वेटिव्स ने बोल दिया, पर उनको रियलाइज हुआ कि अबे मतलब अब बिल्कुल भी ऐसा पीछे तो जा नहीं सकते भाई, लोगों को आदत पड़ चुकी है, बिल्कुल ही पीछे गए तो बहुत जूते पड़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हाँ चलो एक काम करते हैं। नेपोलियन ने जो अच्छा काम किया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जिससे हमारा काम भी आसान हो सकता है, भाई एडमिनिस्ट्रेशन तो चला नहीं है, राज तो चला नहीं है, ठीक है, मतलब गवर्न तो करना ही है, तो जिससे हमारी गवर्नेंस ईजी हो सकती है वो वाले सिस्टम सब रख लेते हैं, बाकी सारे फेंक दो, बाकी सारे काम को कोई लेना देना नहीं है। तो कंजर्वेटिव्स को रियलाइज हुआ, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्टेट जो है वो स्टेट का पावर ज्यादा रहेगी और इफेक्टिवली काफी स्ट्रांग बन जाएगा, एक
मॉडर्न, देखो नेपोलियन ने क्या क्या किया था, एक मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए, इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, डायनामिक इकोनॉमी होनी चाहिए, फ्यूडलिज्म का वो एबोल्यूशन होना चाहिए, सर्वडम का एबोल्यूशन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को, अब कंजर्वेटिव्स को रियलाइज हुआ कि भाई जो नेपोलियन ये चीजें लाया था जो लोगों की अच्छाई के लिए थे, इससे हमको भी तो फायदा है, तो इसको क्यों बदले, इसको रहने दो, बाकी सब फेंक दो, बाकी नहीं चाहिए हमको, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या हुआ, द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। ठीक है, तो जो भी मोस्ट चेंजेस थे उनको अंडू कर दो। द बर्बन डायनेस्टी व्हिच हैड बीन डिपोज्ड, बर्बन डायनेस्टी जिसको हटा दिया गया था, जिसको मतलब डिथ्रोन कर दिया गया था कि चलो तुम निकलो यहां से, टाटा बाय बाय कर दिया था जिसका, उसको इन्होंने वापस बोला कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ साहब। ठीक है, हम इनने तुमको भगाया, हम तुमको वापस बुला रहे हैं, हमने हरा दिया इनको। तो ये वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। ठीक है, चलो तो मतलब जो टेरिटरीज जो नेपोलियन एक्वायर करके गया था, अब नेपोलियन तो हार गया, तो वापस से टेरिटरीज जो है वो फ्रांस के किंगडम, फ्रांस के उसमें से चली गई, फ्रांस की उसके अंदर से, फ्रांस की पावर के अंदर से चली गई। ठीक है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो बाउंड्रीज पे, जो फ्रांस की बाउंड्री थी उस पे काफी सारे स्टेट्स का सेटअप किया गया ताकि जो फ्रेंच एक्सपांशन है वो रोका जा सके, टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपांशन। जैसे नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने क्या किया कि आर्मी जोड़ जोड़ के एक्सपांशन किया, बाहर की टेरिटरीज को भी अपने फ्रांस के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की कि सब इंक्लूड हो जाओ। तो अब क्या हुआ कि भैया चेंजेस तो चाहिए नहीं, कंजर्वेटिव लोग हैं, ना बढ़ाना है ना कम करना है, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दो। तो उसके चक्कर में क्या किया कि काफी सारे स्टेट जो है वो बाउंड्रीज पे फॉर्म करते ताकि फ्रांस जो है वो फर्दर एक्सपांड ना हो पाए। ठीक है, ओके, द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो मेन इसका ये था कि भाई जो जो भी मोनार्कीज ने हटाई वो वापस से आ जाए। कंजर्वेटिव रेजिम सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब भाई किसी की सुनना नहीं, हमारे हिसाब से करेंगे, हम जो है वही हैं सब, तो हम हमारे हिसाब से कर लेंगे, तुम बीच में मतलब अपनी राय मशवरा मत दो, हम जो करेंगे वो हमारे हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव लोगों की मान्यता थी। ठीक है, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। भैया कौन कौन क्या बोला, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि भैया ये तो गलत कर रहे हो, क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं नहीं सर सॉरी सर मेरी गलती हो गई, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। उनको ऐसा चाहिए था कि कोई क्रिटिसाइज करे ही ना। ठीक है, तो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड सो टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो भी एक्टिविटीज ऐसी होती थी जो कि सवाल उठा सके, है ना, सरकार के ऊपर कि भाई तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो, उनको फटाक से रोक दो कि ये काम होना ही नहीं, यहाँ पे हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकता, जो हम करें वही पत्थर की लकीर है, बस लक्ष्मण रेखा है वो। ठीक है, चलो, मोस्ट ऑफ देम इंपोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स। ठीक है, काफी सारे लॉज थे जिसमें सेंसरशिप थी कि भाई न्यूज़पेपर के अंदर तुम सिर्फ यही बोल सकते हो, बुक्स के अंदर यही चीजें नहीं लिख सकते। अगर कुछ प्लेस चल रहे, पहले तो पिक्चर होती नहीं थी, मूवीज तो चलती नहीं थी, तो लोग प्लेस करते थे, थिएटर शोज होते थे, तो उसमें सेंसरशिप होती थी कि तुम ये चीजें नहीं कर सकते हो। ठीक है, हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो, सॉन्ग्स में भी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लीडर्स। पर देखो क्या हुआ कि अब देखो कंजर्वेटिव्स आ गए, पर अगर मैं कॉमन जनता की बात करूं तो उन्होंने थोड़ा सा स्वाद तो ले रखा है। ठीक है, देखिए आ गया स्वाद, तो भाई थोड़ा सा स्वाद तो उनको आ गया था डेमोक्रेसी का। ठीक है, उनको लगा कि भैया ये जो लिबरलिज्म है, नेशनलिज्म है, ये तो बड़ी टेस्टी चीज है। ठीक है, बड़ी स्वादिष्ट है, एक बार स्वाद आ गया। अब तुम सोचो, तुमको मैंने एक बार बहुत ही बढ़िया बिरयानी खिला दी, अब बिरयानी खिलाने के बाद मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल बिना नमक शक्कर, किसी भी बिना शक्कर तो नहीं बट बिना नमक बिना हल्दी बिना किसी मसाले की एक दाल रख दो बस पानी के अंदर बॉईल करके, तो तुम सोचोगे ना कि अरे भैया वो जो टेस्ट करा है वो बढ़िया चीज थी, चलो ये खा रहा हूं मैं, पर तुमको मन में लगेगा ना कि भैया वो बिरयानी बढ़िया ही खतरनाक ही चीज थी। तो लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो बढ़िया चीज थी, है ना, तो लोगों के मन में इंस्पिरेशन होती थी कि भाई ये हमको वापस चाहिए। ठीक है, ये जो भी था हमको वापस चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ, वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो भाई सबसे पहले तो इन्होंने डिमांड की कि एटलीस्ट प्रेस में तो फ्रीडम दो, है ना। अब तुम सब अपने हिसाब से कर लोगे तो तुम तो भगवान बन जाओगे यार, तो कुछ तो फ्रीडम दो इंसानों जैसी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहां से वापस से रिवॉल्ट चालू है, वापस से एक ग्रुप बना, या ग्रुप जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशनरीज के अंदर क्या आ रहा है, वर्ड रिवॉल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब जो रिवॉल्यूशन लाना चाह रहे हैं उनको रेवोल्यूशनरी बोलते हैं। और रेवोल्यूशन कैसे लाएंगे, लिबरल बना के, या फिर नेशनलिस्ट बना के, या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना के। ठीक है, अब देखो देखो भाई बहुत ही खूबसूरत सी चीज है, कोई भी वर्ड होता है ना उसका मीनिंग टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। जैसे रिवॉल्यूशनरीज अभी इस समय पे जो मैं तुमको बता रहा हूं उसका मतलब कुछ और है, आज के प्रेजेंट टाइम में हो सकता है इसका मतलब कुछ और हो, इसके 50 साल बाद हो सकता है इसका मतलब कुछ और हो। तो इस टाइम पे, जिस टाइम की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये वाले टाइम की 1815 के आसपास के टाइम की, इस समय पे जो रेवोल्यूशनरी का मतलब है, इट इज कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स। ठीक है, ये कमिटमेंट होना चाहिए कि मोनार्कियल फॉर्म जो मोनार्की है उसको हम अपोज कर सकते हैं। इस कमिटमेंट जिनके पास होती है उनको हम रिवॉल्यूशनरी बोल सकते हैं। ठीक है, अब 1815 के बाद में
काफी सारे लोग जो है वो अंडरग्राउंड हो गए, जो भी ऐसे रिवोल्यूशनिस्ट थे, जो भी लिबरल नेशनलिस्ट के लिए जो भी मतलब ऐसे फाइट कर रहे थे लिबरलिज्म के या फिर लिबरल नेशनलिस्ट जो भी थे, वो सब अंडरग्राउंड हो गए डर के मारे, क्योंकि भाई ये तो सब कोई कंजर्वेटिव लोग तो सबकी पिटाई लगा देंगे, तो हमको तो अंडरग्राउंड हो गया। तो क्या हुआ कि सीक्रेट सोसाइटीज बन गई, सीक्रेट मतलब जो ऑफिशियल नहीं थी पर सीक्रेटली लोगों को ट्रेन करना चालू किया, लोगों के अंदर भावनाएं उत्पन्न की गई कि भैया क्यों लिबरल नेशनलिस्ट होना अच्छी बात है, क्यों रिवॉल्यूशन लाना एक सही चीज है, उसके लिए सीक्रेट सोसाइटीज बनी। और रिवॉल्यूशनरीज आल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स अननेसेसरी, तो नेशन स्टेट जिसके मैं बात कर रहा था ना, जिसके अंदर सब कुछ सहमति से हो, ठीक है, एक कॉमन चीज हो जो कि सबको जोड़ के रखे, उस चीज को रिवॉल्यूशनरीज ने बोला कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रीडम के लिए, ठीक है। अब गिसिपी मजीनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रेवोल्यूशनरीज के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम था गिसिपी मजीनी का। ये जो है इनको 24 साल की उम्र में जेल भेज दिया गया था, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब ही वाज अटेम्प्टिंग फॉर रेवोल्यूशन कि भाई चेंजेस आ जाए। इनका मानना था कि इनके हिसाब से भगवान का मानना ही था, मतलब मजीनी के हिसाब से भगवान का मानना यह था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि जो नेशंस हैं इट इज ए नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, तो तुम उसको ऐसे तोड़ भाग मत करो, उसको साथ में चलने दो और सबको इक्वल चीज हो, मतलब ये था उनका अल्टीमेटली, ठीक है। ही फाउंड यंग इटली इन मार्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है। तो यंग इटली ये क्या है, ये सब ग्रुप समझ लो इनको, ठीक है। चलो ये देखो फोटो है तुम्हारी एनसीईआरटी का, इसको भी देख सकते हो तुम। फॉलोइंग दिस मॉडल, अब देखो क्या हुआ कि गिसिपी मजीनी ने इतना अच्छा काम किया था, तो सीक्रेट सोसाइटी जो थी अब इस चीज से इंस्पायर होके कि गिसिपी मजीनी ने जो किया उससे इंस्पायर होके जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इन सब जगहों पे ये मॉडल को सीक्रेटली फैलाया गया धीरे धीरे करके, है ना। अब मॉडल फैलता जा रहा है। अब मजीनी के जो रिलेंटलेस ओपोजिशन थे, मतलब मजीनी की जो इतनी इंस्पिरेशन थी, इतने लोग उनकी बात मान रहे थे, इससे क्या हुआ कि भाई जो डेमोक्रेटिक कंजर्वेटिव थे इनको डर लग गया कि अरे बाप रे भाई साहब, ये फिर से अगर इनको कुछ समझ में आ गई, लोगों ने फिर से कुछ कर दिया तो फिर तो हम वापस से गए, तो अब लोगों को डर लगने लग गया, ठीक है। तो अब यहां से स्टार्ट हुआ 1830 से 1848 द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। तो अब हम अलग अलग जगहों पे, जैसे जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, हम अलग अलग जगहों पे देखेंगे कि कैसे कैसे नेशनलिज्म आया, ठीक है। तो अब दिस इज द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है। एज कंजर्वेटिव रेजिम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, जैसे जैसे कंजर्वेटिव जो थे वो अपनी पावर को स्प्रेड करना चाह रहे थे, अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो आइडियाज थे ये काफी सारे यूरोप के अंदर, काफी सारे रीजन्स के अंदर जो है वो उत्पन्न होने लगे। लोगों को लगा कि भाई लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ये तो बहुत ही सही चीज है, ठीक है। तो हम ये कंजर्वेटिव्स की क्यों बात सुने भैया, हम हमारी क्यों नहीं सुने, ठीक है। दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट्स बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास इलीट, ठीक है, मतलब एजुकेटेड मिडिल क्लास, मतलब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है मिडिल क्लास का यहां पर रोल। अमंग हुम वर प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लासेस, मतलब कि स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर जो नॉर्मल लोग थे, जो नॉर्मल काम करते थे, उनका कितना इंपॉर्टेंट होता था। इसलिए हम बोलते हैं भाई आम जो जनता की पावर होती है बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। सबसे पहले आता है भाई देखो, सब कुछ फ्रांस से स्टार्ट हुआ, कहीं ना कहीं स्टार्ट सब कुछ फ्रांस से ही हुआ, सबको आइडिया फ्रांस से मिला, तो जो भी फ्रांस से आइडिया मिला वो बाहर इंस्पायर होकर कॉपी होकर होता गया, कॉपी तो नहीं बट इंस्पिरेशन काफी मिली, ठीक है। जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर भी काफी सारी इंस्पिरेशन थी वहीं से ली हुई, ठीक है। चलो, तो जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस के अंदर क्या हुआ कि द फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जुलाई 1813 में जो बर्बन किंग था उसको ओवरथ्रो कर दिया गया, जो बर्बन किंग को वापस लेके आ गए थे कंजर्वेटिव, उसको ओवरथ्रो कर दिया और लुई फिलिप के साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई। मतलब मोनार्की तो थी बट अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई कि भाई सारी पावर जो है वो किंग के पास में नहीं रहेगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ चलेगा और किंग बस नाम के लिए रहेगा कि तू राजा है और कुछ नहीं, ठीक है। When France sneezes, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है कि when France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold। भाई ये एक कोट है, इसको तुम ध्यान से समझो। मेटरनिक ने बोला है कि जब फ्रांस में कोई छींकता है तो पूरे यूरोप में ठंड लग जाती है, ठंड मतलब कोल्ड, सर्दी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि फ्रांस में जो चीज इनिशिएट होती है वो पूरे यूरोप में आग की स्पीड से फैल जाती है, ठीक है। अगर फ्रांस में कुछ हुआ तो पूरे यूरोप में उसका असर देखने को मिलेगा, पूरा यूरोप में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग, फिर वही चीज हुई, ठीक है। फ्रांस में हो गया जुलाई रेवोल्यूशन, अब क्या हुआ उस चक्कर में सब लोग वापस से इंस्पायर हो गए कि चलो आ जाओ, फ्रांस वालों ने क्या, अब हम फिर से करके बताएंगे, चलो। तो जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स व्हिच लेड टू बेल्जियम। अब ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम का कैपिटल है, बेल्जियम का कैपिटल था। तो ब्रुसेल्स के अंदर कैसी आग लगी जिसके कारण जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से ब्रेक हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब हम धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज की बात करें। सबसे पहले देखते हैं ग्रीस की, ठीक है। तो ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ, अब देखो अलग अलग कंट्रीज जो थी, अलग अलग रीजन जो थे वो अलग अलग राजाओं या अलग अलग राज के अंडर आ रहे थे, तो सबको लगा कि भैया ये फ्रांस वाले फ्री हो रहे हैं तो हमको भी फ्री होना है, हम भी होंगे, हम क्यों नहीं हो, ठीक है। तो जैसे हम अलग अलग जगहों की बात करें, अभी हम फिलहाल ग्रीस की बात करें, कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम किसकी बात करें, ग्रीस की बात करें। तो ग्रीस के अंदर कौन राज कर रहा था, ऑटोमन एम्पायर।
15वीं सेंचुरी से 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का राज चल रहा था, पर इनको अब सूझ पड़ी कि भैया ये फ्रांस वाले कर रहे हैं तो अब हम भी करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रगल यहां पर कब स्टार्ट हुआ? 1821 में। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड आल्सो फ्रॉम वेस्ट यूरोपियंस। तो जो भी ग्रीक्स थे, जो भी ग्रीक के लोग थे, ग्रीस के लोग थे जो कि एक्साइल में थे, यानी कि जो जेल में थे, जिनको मतलब बंद कर दिया गया था, उनसे काफी सपोर्ट मिला और वेस्ट यूरोपियन से भी काफी सपोर्ट मिला। और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की गई 1832 में। मतलब तुम देखो 1821 में स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, तो ऐसा नहीं कि चलो आज स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और 5 मिनट के अंदर पूरा स्ट्रगल हो गया, आहा, ऐसा नहीं। 1821 में स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और 1832 में एंड हुआ, करीब करीब 11 साल लग गए, तब जाके ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन। अब द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अरे अब ये देखो रोमांटिक, भैया तुम ये क्या बातें कर रहे हो आप, रोमांटिक बातें क्यों कर रहे हो यहाँ पे? भाई देखो मेरी बात सुनो रोमांटिक बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर चीज को सिर्फ प्रैक्टिकली बता के कि भाई ये सही है, ये इसमें अच्छा होगा, ये इसमें गलत होगा, इसके ये प्रॉस है, ये कौन से, ये सब चीजें छोड़ के एक बहुत ही भावनात्मक चीज भी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कितना भी बोल लें, ठीक है, कि भाई इस फोन में फीचर अच्छे, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई यार वो आईफोन तो आईफोन है, वो लगता है ना वो कहां से, बिल्कुल, क्योंकि वो रोमांटिक फीलिंग आती है। रोमांटिक मतलब हर जगह सिर्फ ऐसा नहीं होता कि रोमांटिक मतलब सिर्फ वही वाला रोमांटिक होता है। रोमांटिक मतलब एक फीलिंग फ्रॉम द हार्ट वाली चीज होती है। तो उसको कैसे हम लाए यहां पर, ठीक है, उसके थ्रू कैसे समझाए, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को जो इलिटरेट होते हैं उनको इसका मतलब समझ में नहीं आता है, ठीक है। तुम किसी से भी पूछो जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो ये बोलेगा भैया एप्पल या सैमसंग का ही फोन दो तुम तो, क्यों? क्योंकि वो रोमांटिक फीलिंग है उनके अंदर, ठीक है। उनको नहीं पता कि भले कोई दूसरा फोन भी अच्छा हो, पर उनको वो रोमांटिक फीलिंग है कि हाँ ये चीज तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी एक रोमांटिक फीलिंग जगाना, ताकि इलिटरेट लोगों को भी पता चले कि भाई हम किस चीज के पीछे काम कर रहे हैं। वरना पता चले कि तुम पूरा काम कर लो, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या लिबरलिज्म, कौन सा फ्रीडम, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो चीज ना हो, इसके लिए रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग की एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन। कल्चर ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। कल्चर, आर्ट, पोट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सारी चीजें जो थी, इससे काफी सारे लोगों के बीच में अंदर भावना बनी, बहुत सारी भावनाएं जगी, ठीक है। बहुत सारे सॉन्ग्स, जैसे इंडिया की बात करूं तो वंदे मातरम हो गया, ठीक है, फिर हमारा नेशनल एंथम हो गया, ठीक है, ट्राई कलर हो गया, ये हमको इमोशनली जोड़ती है। भाई कहीं भी तिरंगा दिखता तो फील आती है, वो गूज़बम्स आ जाते हैं देख के। वो क्यों आते हैं? क्या कुछ गूज़बम्स जैसी चीजें, मान लो उसकी जगह कुछ और होता, ठीक है, मान लो कि कुछ भी, लेट्स से कि कुछ भी और चीज है, तो क्या हमको ऐसा लगता नहीं? पर वो ट्राई कलर, वो तिरंगे को देख के हमको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम उससे कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। कहीं भी नेशनल एंथम बजता है, यहां पर भीड़ में या फिर कहीं पे भी, तो भले तुम ऐसे रॉक कॉन्सर्ट में चले जाओ, तब तुमको गूज़बम्स नहीं आएंगे। पर जहां वहां नेशनल एंथम का म्यूजिक आ गया, जहां वहां पे हमारा नेशनल एंथम चालू हो जाता है, कई बार ऐसा होता है क्रिकेट स्टेडियम्स में होता है, तो पूरे गूज़बम्स आते हैं भाई, पूरी फील आती है अंदर से, बिल्कुल ऐसा इमोशंस आते हैं, रोना आ जाता है, वो फील आती है। वो क्यों आती है? बिकॉज इट इज समथिंग रोमांटिक, ठीक है। रोमांटिक एज इन की एक नेशनल फीलिंग है, हम इमोशनली जुड़े हैं, ठीक है। चलो ये तो हम थोड़ी भावना में बह गए, पर समझ रहे हो तुम बात को, कहने का मतलब क्या है। तो ऐसे इमोशंस जगाना बहुत जरूरी था, वरना तुम सोचो कि बस ऐसे ही लड़े जा रहे हैं कि हाँ पावर हमारे हाथ में आ गई, हम जीत गए, चलो अब क्या करें। तो भाई कहीं ना कहीं वो फील तो आना चाहिए ना, कहीं ऐसी फील तो आना चाहिए कि हाँ भाई हमने दिल से बहुत अच्छी चीज की, हम दिल से इसको चाहते थे। वो चीज यहां पर इनकलकेट करना बहुत जरूरी थी लोगों में, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? आर्ट, पोट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इस सब के कारण हुआ, ठीक है। रोमांटिसिज्म, अब ये थोड़ा सा टॉपिक तुम अपनी एनसीईआरटी से रीड करना, बट अभी तुमको बता दूं कि द कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्टेड नेशनलिज्म, हाँ, अ कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्टेड नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजंस। मतलब कि भाई नेशनलिज्म समझ में आ रही तुम्हारी बात, पर हम सिर्फ साइंस और रीजंस से इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे कि नेशनलिज्म सही क्यों है, सिर्फ इसका साइंस बताओ या फिर सिर्फ इसके रीजंस बताओ। हम इसको एक आर्ट और लव के थ्रू देखेंगे। तो जो लोग भी ऐसे इस भावना को मानते, तो उनका मानना था कि भाई नेशनलिज्म तो चलो ठीक है, पर हम उसको आर्ट और प्यार के थ्रू देखेंगे। वी विल लुक इट थ्रू आर्ट एंड लव एंड नॉट थ्रू साइंस एंड रीजंस, ठीक है। चलो बहुत ही प्यारी बात हो गई। जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, इनकी कुछ कहानी है। ही क्लेम्ड द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। दास वॉक मतलब कॉमन पीपल, ठीक है, दास वॉक मतलब कॉमन पीपल, ठीक है। तो इनका क्या मानना था कि ट्रू कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वाज पॉपुलराइज्ड, ठीक है, इनके थ्रू, ठीक है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल फॉर द नेशन बिल्डिंग। तो इनकी ऐसी मान्यता थी कि भैया इन सबको करते रहो, ठीक है, ये अच्छी चीज है। तो ये अलग अलग नाम है जो तुमको याद रखना है, ठीक है। द एम्फेसिस ऑन वर्नेकुलर लैंग्वेज, वर्नेकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज, ठीक है, वर्नेकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल रीजनल लैंग्वेज। एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट। मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम हिंदी बोल रहे हैं तो हमको बस हमारी जो बहुत पुरानी, जो पीढ़ियों से चलती आ रही, बहुत सदियों से चलती आ रही भाषा है, उसको आगे कंटिन्यू रखना, सिर्फ वो चीज नहीं है, बट ऑल्सो टू कैरी मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वाज मोस्टली इलिटरेट, ठीक है। तो हम अगर
अगर हिंदी में कुछ चर्चा करें तो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारी बहुत समय से हिंदी चलती आ रही तो हमको बस इसलिए उसको कंटिन्यू रखना है, वो तो एक रीजन है ही है, पर उसके अलावा ये भी है कि जैसे मैं हिंदी में अगर बात करता हूं तो मैं काफी बड़ी ऑडियंस को समझा पाऊंगा एज कंपेयर टू इंग्लिश। ठीक है, आई नो दैट ऑल ऑफ यू गाइस नो इंग्लिश बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस इन स्मॉल विलेजेस, राइट? तो वहां पर हमको ये एक्सपेक्टेशन नहीं, वहां पर हम जाके इतनी फ्लुएंट इंग्लिश में बात करेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा, भगा देंगे फिर हमको वहां पे, तो इसीलिए। ठीक है, अब अलग अलग कंट्रीज के केसेस देखते हो। केस ऑफ पोलैंड, पोलैंड के अंदर क्या हुआ? पोलैंड हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय ग्रेट पावर्स बिटवीन रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो भाई जो पोलैंड है 18th सेंचुरी के एंड तक इसका पार्टीशन हो गया रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, थोड़ा सा पार्ट यहां चले गया, थोड़ा सा यहां, थोड़ा सा वहां। ठीक है, अब जो पोलैंड के लोग थे दे एम्फसाइज्ड ऑन वर्नाक्युलर लैंग्वेज, भाई वो बहुत ही पर्टिकुलर थे कि भाई हम तो हमारी जो भाषा है, ठीक है, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, एंड और उसी से नेशनलिस्ट मैसेजेस पहुंचाते थे उन लोगों को जो कि इलिटरेट थे, तो काफी सारे मैसेजेस उसी भाषा में वो लोग पहुंचाते थे। ठीक है, द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। जैसे कि मान लो कि अब सब जगह तुमको बोल दिया कि तुमको रशियन भाषा ही बोलनी है, वहीं की भाषा बोलनी है, वहीं की भाषा बोलनी है, पर अगर तुम वहां की भाषा ना बोलो और अपनी भाषा बोलो तो एक तरीके से ऐसा होना कि तुम उनके अगेंस्ट जा रहे हो, है ना? तो इसीलिए द यूज ऑफ पॉलिश, पोलैंड की जो भाषा थी उसको पॉलिश बोलते हैं, तो ये पॉलिश भाषा जो थी दिस वाज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। ठीक है, तो अगर हम पॉलिश भाषा में जोर जोर से मास स्पीकिंग कर रहे हैं तो ये समझ में आता था कि भाई हम इनके खिलाफ है, तो खिलाफ जाने का एक तरीका था। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम तलवार लेके काटने चले जाते, तलवार लेके मारने चले जाओ, बंदूक लेके गोली मारने चले जाओ, ऐसे करके भी तुम अपना एंगर या फिर स्ट्रगल या फिर जो ओपोजिशन है वो वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। ठीक है, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जब रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया तो पॉलिश लैंग्वेज को फोर्स आउट कर दिया, मतलब स्कूल्स में सब जगह पे पॉलिश लैंग्वेज नहीं यूज होगी और सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही चलेगी। ठीक है, 1831 में क्या हुआ कि एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन टुक प्लेस, मतलब कि 1831 में क्या हुआ कि एक रशिया के अगेंस्ट एक आर्म्ड रेबेलियन नहीं, मतलब कि आर्मी के थ्रू कुछ फोर्स किया गया तो रशिया ने उसको ओवरथ्रो कर दे कि हम जीत गए। ठीक है, मतलब आसानी से करते हैं, बड़ी चीज थी भाई, बड़ी पावर थी उनके पास में। ठीक है, विच वाज अल्टीमेटली क्रश, तो ये जो रेबेलियन था, जो रेबेल किया गया था वो क्रश हो गया। पर इसके बाद फॉलोइंग दिस मेंबर्स ऑफ क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो पहले उन्होंने आर्म्स के थ्रू ट्राई किया था। ठीक है, पहले वो आर्म्स के थ्रू गए थे, तलवार बंदूक ऐसे हथियार लेके गए थे पहले, पर वो हार गए। अब हथियार की बजाय वो भाषा का यूज कर रहे, तो तुम समझ रहे हो कि भाषा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब इस समय पे जब ये पूरा खेल चल रहा है यूरोप के अंदर, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज नेशनलिज्म की भावना जाग रही है, लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई हमको फ्री होना है, लिबरल होना है, फ्रीडम चाहिए। उस समय पे भैया और अलग संताप भी थे। क्या क्या संताप थे? ये संताप थे कि भाई उस समय पे ऐसा नहीं कि सब कुछ बढ़िया बाहर चल रहा है और फिर बस सिर्फ लड़ाई कर रहा है, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, हंगर थी, हार्डशिप थी, पॉपुलर रिवॉल्ट, ये सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब कि 1830s के टाइम पे इकोनॉमिकली भी बहुत बुरी हालत चल रही थी यूरोप की। ये सब तो चल ही रहा था, लड़ाई झगड़े, फिर इसकी पावर उसकी पावर, ये जीता वो हारा, इसकी लैंग्वेज ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज, और सारी चीजें तो चल ही रही थी। पर इस बीच इकोनॉमिक हालत भी बहुत खराब थी। पॉपुलेशन क्योंकि उस समय बढ़ गई थी काफी, अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, क्योंकि भाई ऐसा कुछ प्रॉपर सिस्टम तो चल नहीं रहा था। ठीक है, ये कुछ ना कुछ नए रूल्स आ रहे थे, टूट रहे थे, नए रूल्स आ रहे थे, टूट रहे थे, तो पॉपुलेशन बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी हुई है। अब पॉपुलेशन ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो फूड प्राइसेस जो वो भी बढ़ गए। भाई तुम सोचो, पहले एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है ना, मतलब जहां मैं पहले अकेला था, मेरे परिवार में 4 लोग आ गए। ठीक है, अब उन 4 लोगों का खाना मुझे खिलाना है और मेरे पास नौकरी तो तब भी नहीं थी जब मैं एक अकेला था, अब 4 लोग हैं तब भी मेरे पास नौकरी नहीं है। तो अब फूड ग्रेन्स की प्राइसेस और उल्टा बढ़ गई। पहले तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर करके लाता था, अब तो वो भी बढ़ गई। तो 4 लोगों को खिलाना है, ठीक है, और प्राइस भी 4 गुना हो गई है, तो मैं करूंगा क्या? ठीक है, और नौकरी तो मिल नहीं रही बड़ी, तो ये बड़ी समस्या आ गई। ठीक है, पेजेंट स्ट्रगल अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी, तो एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट तो स्ट्रगल चल ही रहा था। ठीक है, इन 1848 के समय पे क्या हुआ, ये 1830 मतलब बहुत लंबा समय चला भाई, ऐसा 5-10 मिनट का समय नहीं था कि चलो एक दिन के लिए भूखे रह लिया, लंबा समय था, सालों तक चला, डेकेड्स तक चला। इन 1848 फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। तो पेरिस की जो पॉपुलेशन थी, पेरिस मतलब पेरिस पता ना कहां पे होता है, ठीक है, तो पेरिस की पॉपुलेशन रोड्स पे आ गए। उन्होंने लगा कि भैया अब बहुत हो गया है, अब हमसे नहीं हो पा रहा, तो वो रोड्स पे आ गए और बैरिकेड जो थे, बैरिकेड जितने बैरिकेड थे वो घराने के राजमहल के आसपास जो भी थे वो सब लोगों ने लांग लिए। ठीक है, सब तोड़ दिए और बिल्कुल अंदर ही जा रहे थे। ठीक है, महल के अंदर ही जा रहे थे। तो इतने में क्या हो कि लुई फिलिप जो था उनको भागना पड़ा, चुपचाप निकल लिया वहां से। ठीक है, चुपचाप भाग गए, उड़ गए यहां से। ठीक है, भाई अगर लोगों के हाथ लग जाते तो वो मार ही डालते लोग उनको, तो इसलिए चुपचाप निकल लिया वहां से। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, नेशनल असेंबली बिठाई गई, फिर रिपब्लिक घोषित कर दिया, सब तो हमको पता ही है। ठीक है, ये हमारे काय में था, ये हमारा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। ये सब चीजें हमने कहां देखी थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर देखी थी। ठीक है,
ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। तो 1849 के अंदर क्या हुआ, ये जो नेशनल असेंबली थी, मतलब नेशनल असेंबली ने जिसने इसको रिपब्लिक घोषित किया था, दैट ग्रुप ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। तो 21 साल के ऊपर जो भी मेल्स थे सिर्फ उनको सफरेज मिला है, फिर वोटिंग राइट्स मिला। तो पहली बात तो 21 साल का होना चाहिए और वो सिर्फ मेल्स होने चाहिए। अभी प्रॉपर्टीड मेल की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल अगर आपके उसमें पैसे नहीं हो, प्रॉपर्टी नहीं हो, तो भी आप वोट कर सकते हो, ऐसा आ गया था। पर वो भी सिर्फ मेल्स के लिए, फीमेल्स के अभी तक नहीं आया था। ठीक है, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ठीक है, चलो ये देखते हैं। अब ये भाई जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ये पूरी की पूरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। यही चीज मैं तुमको बता चुका हूं, यही चीज थोड़ी सी यहां पर नाम के साथ में और थोड़े डेट्स और स्पेसिफिक्स के साथ में, तो मैं तुमको रीड करके बताता हूं। इंस्पायर्ड बाय इवेंट्स इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर क्या हुआ कि यूरोप के जो बाकी मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने भी रिवोल्ट करना चालू किया। फ्रांस के मिडिल क्लास से वो बहुत इंस्पायर होते हैं, तो उन्होंने भी रिवोल्ट करना चालू किया। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, मैन एंड वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड्स। तो इन्होंने क्या किया कि जितनी भी डिमांड्स थी भाई, एक मिडिल क्लास इंसान की क्या क्या डिमांड्स होंगी, गरीबी कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, ठीक है, टैक्स कम हो जाए, फिर मतलब जो ये जो होता है कि हाँ जमींदारी ये वाला सिस्टम थोड़ा कम हो जाए, लोन्स पे उनको जो इंटरेस्ट लगता था वो थोड़ा कम हो जाए, यही सब चीजें चाहता है मिडिल क्लास। तो उन्होंने अपने सारी डिमांड्स को कंबाइन किया और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन इसकी तरफ काम किया। नेशनल यूनिफिकेशन मतलब कि पूरे के पूरे जो छोटे छोटे पार्ट्स में हमारा पूरा कंट्री डिवाइडेड थी, उसको एक नेशन की तरह यूनिफाई किया जाए, उस पे काम किया। इन जर्मनी मेनी पीपल केम टुगेदर टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो जर्मनी में क्या हुआ कि काफी सारे लोग आए, काफी सारे लोगों ने वोट किया एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। और ये आइडिया ऑल जर्मन नेशनल असेंबली वाला जो आइडिया था वो लेके गए ये राजा के पास में। ठीक है, प्रूशिया के पास में गए, तो विल्हेम IV किंग ऑफ प्रूशिया, तो इनके पास में जब ये ऑफर आया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वाला है ना, इन लोगों ने क्या किया, काफी सारे लोग जुटे और उन्होंने एक प्रॉपर एक प्रपोजल बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एस्टेब्लिश कर देते हैं हमारी कंट्री के अंदर भी, हमारे रीजन के अंदर भी। तो ये लेके वो राजा के पास गए और राजा ने भगा दिया, बोले कि चलो निकलो यहां से, कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलेगा। भाई राजा कोई क्यों चाहेगा ना कि उसके ऊपर चेक हो कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की अगर आ जाती तो फिर तो राजा के पास पावर चली जाती है ना, राजा के हाथ में से पावर चली जाती, तो कोई भी राजा ऐसा तो चाहेगा नहीं कि मेरे हाथ से पावर चली जाए। तो इसलिए उन्होंने भगा दिया कि चलो निकलो यहां से, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलेगा। पर क्या हुआ कि भाई राजा को डर तो लगा थोड़ा सा कि यार भाई इतने सारे लोग अगर इकट्ठे हो गए तो कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं, और जैसा खेल फ्रांस में हो वैसा कल को मेरे साथ हो जाए तो मैं तो कहीं का नहीं बचूंगा। तो इसलिए क्या किया कि किंग ने जो था, राजा ने क्या किया कि ऐसा नहीं छोड़ नहीं दिया कि चलो छोड़ो जाओ करो तुम तुम्हारे हिसाब से बाहर, महल से बाहर निकलो, ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो उनके प्रोटेस्ट थे उनको सप्रेस करने की कोशिश की, बंद करने की कोशिश की। उन्होंने पेजेंट्स और वुमेन इनका सपोर्ट छीन लिया वहां से, ठीक है, लोगों से छीन लिया। तो अब जब पेजेंट का सपोर्ट नहीं रहा, वुमेन का सपोर्ट नहीं रहा, तो फिर रिवोल्ट जो वो कमजोर पड़ गया। ठीक है, द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज, अब हम बात करते हैं जो पॉलिटिकल राइट्स जो वुमेन को देने की चर्चा चल रही है वो क्यों नहीं दे रहे हैं भाई। जहां हम देख रहे हैं वहां पर वोट सिर्फ मेल को ही राइट दे रहे हैं, फीमेल्स को राइट क्यों नहीं दे रहे। अगर इतनी इक्वलिटी की बात कर रहे हो, अगर इतनी बातें हैं तो फिर फीमेल्स को भी राइट दो, वुमेन को भी राइट दो। पर यह चीज बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल थी। ठीक है, मतलब एक ही लिबरल मूवमेंट के अंदर काफी कॉन्ट्रोवर्शियल थी, काफी लोगों का मानना था कि दिया जाए, काफी लोगों का मानना था नहीं दिया जाए, तो बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी। ठीक है ना, विमेन एड फॉर्म। अब क्या हुआ कि अब विमेन को लगा कि नहीं भैया तुम तो इक्वलिटी खेल लो और हमने तुम्हारा पूरा साथ देके तुमको भी इक्वलिटी वाली पूरी चीजें दी है ना, पूरा तुम्हारे साथ में लड़े, तुम्हारे साथ में रिवोल्ट किया। पर अब जब विमेन वोटिंग की बात आ रही है तो तुम हमारी साइड ले ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो विमेन ने क्या किया, विमेन एड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, ओन पॉलिटिकल मतलब विमेन की पॉलिटिकल एसोसिएशन, न्यूज़पेपर, ठीक है, और दे स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। अब इन सब के बावजूद भी मतलब वो उनके न्यूज़पेपर भी आ रहे हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल मीटिंग्स में बैठी हुई है, पर इसके बावजूद भी उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। मतलब कॉमन विमेन, एक आम घर में रहने वाली महिला वोट नहीं कर पाती थी। ठीक है, Although the conservative monarchs were able to suppress the revolt, हाँ अब वापस आता है, अभी हम वुमेन वाली थोड़ी चर्चा पे चले गए थे थोड़ा भावुक होके, अभी हम यहाँ पर आते हैं वापस से कि although the conservative monarchs were able to suppress the revolt, but they also understood that there were some needs of changes in the society। ठीक है, तो ये जो मोनार्क्स की बात कर रहा था मैं यहाँ पर, जैसे कि इन्होंने भगा दिया है ना, महल में आए कि भैया ये प्रपोजल लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का, उन्होंने भगा दिया चलो निकलो ऐसे। पर बाद में उनको लगा कि यार देखो सोसाइटी में चेंजेस की जरूरत तो है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो किसी दिन ना हम खुश रह पाएंगे ना बिल्कुल, ये तो खुश है ही नहीं, तो कुछ चेंजेस की जरूरत तो है। ठीक है, कुछ चेंजेस की जरूरत तो है। ठीक है, ये रियलाइज हो। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब हम देखते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अब जर्मनी यूनिफाई कैसे हुआ, जो मैंने तुमको अभी शुरू में बताया था ना कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये सब एक ऐसे जैसे हम आज इनको जानते वैसे नहीं थे, ये बहुत अलग अलग थे। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अब जर्मनी एक कैसे बना उसकी चर्चा हम यहां पर करते हैं। ठीक है, ये देखो जर्मनी का पहले का मैप है ये, तो ये जो तुमको दिख रहा है भाई ये सब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, छोटा छोटा ये सब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर अभी का नक्शा बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये 1866-71 ये मैप है हमारे एनसीईआरटी का। ठीक है, ये तुम रीड कर लो एक बार पूरा।
ठीक है। जर्मनी, अब जर्मनी एक देखो एक बहुत ही थॉट है कि कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, मतलब क्या आर्मी के थ्रू मैं किसी भी नेशन को फॉर्म कर सकता हूं? जैसे कि अगर मुझे यूनिफाई करना है, मुझे अगर सब में एकता लानी है, फिर मुझे सारी की सारी जो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको जोड़ के एक बड़ा नेशन बनाना है, तो क्या ये आर्मी अकेली कर सकती है? ये एक सवाल है। अभी हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ठीक है। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। तो नेशनलिज्म इन यूरोप जो था इट मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन, मतलब पहले क्या था कि डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन के ऊपर ही मेनली हमारे टारगेट थे। नेशनल सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड। देखो 1848 के बाद में क्या हुआ कि ये जो थॉट था कि नेशनलिज्म का जो थॉट था वो क्या था, डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन के ऊपर था। पर क्या हुआ कि जो बड़े लोग थे उन्होंने अपना और दिमाग लगाया, और जैसे नहीं होता कि ऐसे जो डिवाइड एंड रूल टाइप की चीज होती है, फिर लोगों को भड़काना होता है या फिर लोगों को मैनिपुलेट करना होता है, तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा जो थॉट था नेशनलिज्म का, इसी के थ्रू अपना फायदा निकालना चालू कर दिया। कैसे? नेशनल सेंटिमेंट्स और ऑफन मोबिलाइज, मतलब हमेशा चेंज, जो कंजर्वेटिव लोग थे, है ना, अब कंजर्वेटिव जिनके पास जो चाहते थे कि भाई कुछ भी चेंज ना हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भैया हमें जो नेशनलिज्म वर्ड है इसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि भाई इसका मतलब ये नहीं, ये करो, हाँ ऐसे जीतोगे, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। तो जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका जो मतलब था नेशनलिज्म का, जो सेंटिमेंट्स थे उनको इस तरीके से लोगों के अंदर इनकलकेट किया, इस तरीके से लोगों के सामने बखान किया इस चीज का, कि ताकि लोग जो है वो स्टेट पावर के पीछे ज्यादा वो दिखाएं सहमति, एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, तो कंजर्वेटिव्स आपस से पावर में आ जाए। तो बेसिकली उनका ये मतलब था कि भाई हम जो है हम पावर में आना चाहते हैं, वो पावर में आना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को मैनिपुलेट किया। और आज भी ऐसा ही होता है, अभी हम देखते हैं कि काफी सारी जगह पे लोगों को भड़काते हैं, ठीक है, ये करो वो करो, इससे ये होगा इससे वो होगा, जबकि होता जाता कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है, ठीक है, बस कहने की बातें होती है, ठीक है। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी नोन एज यूनिफाइड नेशन स्टेट्स, ठीक है। अब नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स, है ना, मिडिल क्लास जर्मन्स में नेशनलिस्ट फीलिंग तो काफी थी। दे ट्राइड टू यूनाइट डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू नेशन स्टेट गवर्न बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो इनका ऐसा था कि भाई ये जो जितने भी अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स है, छोटे छोटे रीजन्स है, इनको हम एक बड़ा सा एक नेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रूल करें, और दैट शुड बी इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो जो कि गवर्न करे इस पूरे के पूरे सिस्टम को, और इलेक्शन के थ्रू वो, ठीक है, तो ऐसा इनका मानना था। ऑटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी। आर्किटेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बनाने चले गए, आर्किटेक्ट मतलब कि ऑटो वन बिस्मार्क ये जो है, इन्होंने काफी ज्यादा इसमें आर्किटेक्ट मतलब काफी फॉर्म किया था कि भाई कैसे चीजें काम करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने मेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या जो चीजें थी उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया, सारी चीजें की, तो वैसे यहां पर इन्होंने बताया, ठीक है। 8 साल तक वॉर चला ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और 1871 में विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर। तो हम जर्मनी की बात कर रहे थे, तो 7 साल तक वॉर चला था ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में, और फाइनली 1871 के अंदर विलियम वन को जर्मन का एम्परर घोषित कर दिया गया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटेड डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर, मतलब कि जब चल रही थी ना जो प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, 1871 ऐसा अभी तो नहीं 15 मिनट में हो गया, ठीक है, काफी सारे साल लगा, 10 20 30 साल लग गए। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो प्रूशियन स्टेट की पावर थी उसका अंदाजा लगा, ठीक है, उसका अंदाजा लगा कि भाई इनके पास तो बहुत ही खतरनाक पावर थी यार। द न्यू स्टेट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। तो नए स्टेट ने काफी ज्यादा एम्फेसिस किया बैंकिंग वगैरह, करेंसी, लीगल, जुडिशियल सिस्टम जर्मनी के अंदर, ठीक है। ये एक फोटो है, तुम रीड कर सकते हो, ये भी अपने काफी अच्छी तरीके मतलब फोटो जो कुछ निकले हो तुम खुद रीड कर सकते हो। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, अभी यूनिफिकेशन जर्मनी देखा, जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसा, ऐसा हलवा तो नहीं था, 7 साल तक वॉर चला, है ना। तो ये हमको ब्रीफली देखना है कि क्या क्या हुआ। अब इसमें समझाने ऐसा कुछ है नहीं, जो भी चीजें समझाने जैसे मैं पूरी समझा रहा हूं, बट ये तो फैक्ट है कि भाई 7 साल तक वॉर चला इन 3 कंट्रीज के साथ, और उसके बाद में 1871 में ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये चीज तो हमको ध्यान रखनी और याद करनी है, ठीक है। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक इटली जो था वो 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। आउट ऑफ दीज 7 स्टेट्स ओनली सर्दिनिया पीडमोंट, ठीक है, ये जो है मतलब इन 7 स्टेट्स में से ओनली सर्दिनिया पीडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। मतलब कि 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, और 7 में से सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट था जिसमें जो एक्चुअल रूल करने वाला था वो खुद इटली का था, ठीक है। जो रूलिंग पावर थी सिर्फ एक सर्दिनिया पीडमोंट, ये नाम याद रखो कि 7 स्टेट्स में से ऐसा कौन सा स्टेट था इटली के अंदर जिसमें जो इकलौता स्टेट था जिसमें इटली वाले खुद राज कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि सब जगह इटली का ही होना चाहिए ना अगर इटली के अंदर है तो, पर इटली मतलब इन 7 स्टेट में से सिर्फ एक ही स्टेट में इटली का राज चल रहा था, वो था सर्दिनिया पीडमोंट, ठीक है। अब वापस गिउसेपे मजीनी की बात करते हैं। देखो अभी हमने गिउसेपे मजीनी की बात की थी रिवॉल्यूशनरीज के अंदर, ठीक है। ही हैड आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली।
तो ये यंग इटली इन्होंने फॉर्म किया था, ठीक है। और एक चीज बताओ भाई, जो चैप्टर है ना ये काफी लंबा है, मतलब पहले जो वीडियो बनाया गया था उससे भी बड़ा है ये। मतलब इसमें और चीजें ऐड कर दी गई, एनसीईआरटी को एक बार फिर से रीड किया गया, तो जो भी मिसिंग चीजें थी कुछ कुछ वो भी वापस से ऐड कर दी गई। तो ये काफी पूरा कंप्लीट है, मतलब इस स्लाइड्स के अंदर तुम्हें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for unitary, ठीक है, unitary Italian Republic। तो 1830s के टाइम पे इन्होंने एक coherent प्रोग्राम लाया था ताकि इटालियन जो रिपब्लिक है उसको यूनाइटेड करने के लिए, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। आफ्टर हिज फेलियर्स इन 1831 एंड 1848 द रिस्पांसिबिलिटीज फेल ऑन विक्टर एमेनुएल टू, ठीक है। तो 1831 में ये फेल हुए और 1848 में फिर से फेल हो गए। देखो यहाँ पर हम 1848 की चर्चा कर रहे थे कहीं ना कहीं जर्मनी वाले टाइम की, ठीक है। तो जो सारी जिम्मेदारी थी वो विक्टर एमेनुएल टू के पास चली गई, ठीक है। ये कौन है? चीफ मिनिस्टर कैवर। ही लेड द मूवमेंट ऑन एंड Sardinia, Piedmont and defeated the Austrian forces in 1859, ठीक है। He led the movement and Sardinia, Piedmont and defeated Austrian forces in 1859। तो एक ही जगह थी जहां पर इटली का राज था, तो इन्होंने इसकी तरफ से लड़ाई की और ऐसा हो गया, ठीक है। गिसिपी गरीबाल्दी, ठीक है, ये अब एक और नाम है गिसिपी गरीबाल्दी। नाम है, इनके जो भी काम थे वो याद कर लो, नाम से ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, नाम से काम याद कर लो, ठीक है। वैसे मेन काम याद होना चाहिए, पर यहाँ पर नाम भी याद चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में नाम भी आ सकता है। तो अब ये तो है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, ये व्यक्ति ऐसे खड़े हुए हैं तो ऐसा काम किया इन्होंने, तो मैं तुमको वही बता रहा हूँ क्या काम किया। ही सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पेजेंट्स ऑफ टू सिसिलीज इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स, ठीक है। चलो, विक्टर एमेनुएल टू, अभी जिनकी चर्चा की यहाँ पे, विक्टर एमेनुएल टू, ये, ठीक है। तो विक्टर एमेनुएल टू कौन है? In 1861 he was proclaimed as the king of United Italy, ठीक है। तो 1861 के अंदर फाइनली ही वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद। तो ये देखो, इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन, ये देखो अभी कितना ऐसा लग रहा है बहुत सारा, अब देखो पूरा का पूरा इटली यूनाइटेड, पूरा का पूरा इटली यूनाइटेड। अब तुम देखो ये कैसा अजीब सा लग रहा था, ये थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये देखो, दिस इज इटली यूनाइटेड आफ्टर यूनिफिकेशन, ठीक है। और जो डेट्स दी हुई है ये वो वाली डेट्स हैं जिस टाइम पे ये जो है ये इटली के अंदर इंक्लूड हुआ है, ठीक है। चलो, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के केस की बात करते हैं। ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, इसका केस काफी पेचीदा सा, काफी स्ट्रेंज है, ठीक है। देखो ब्रिटेन के अंदर देखो, बाकी सारी जगहों पे क्या हो कि जैसे फ्रांस से सीखा तो एकदम से लोगों को लगा कि चलो हम भी मोनार्की, सॉरी हम भी रिपब्लिक बनाएंगे, हम भी ऐसे नेशनलिज्म वाले थॉट्स लाएंगे। पर ब्रिटेन के अंदर ऐसा एकदम से स्पार्क सा नहीं आया। ब्रिटेन के अंदर हमेशा से कुछ थोड़ा चल ही रहा था। तो ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं हो कि इसके बाद में ऐसा बहुत ज्यादा स्पार्क आ गया, ठीक है। इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। अब यहाँ का ब्रिटेन का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है? इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश और आयरिश, इन चारों एथनिसिटी से लोग यहाँ पर बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब सबके अपने अपने कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। पर सिंस की इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काफी ज्यादा वेल्थ, इंपॉर्टेंस और पावर में ग्रो हुई, ठीक है। जो इंग्लिश नेशन है, इंग्लिश नेशन मतलब जो इंग्लिश वाला, इंग्लिश जहां पर इंग्लिश लोगों की ज्यादा मेजोरिटी थी, वो वेल्थ में भी ग्रो हुए, इंपॉर्टेंस में भी ग्रो हुए, उनकी पावर भी बढ़ गई। तो ऐसे में क्या हो कि ये जो है, ये अपनी जो पावर है, जो अपना जो इन्फ्लुएंस उसको बाकी अदर नेशंस तक भी लेके जा पाए ऑफ द आइलैंड, ठीक है। तो अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। इंग्लिश पार्लियामेंट हैड सीज्ड द पावर फ्रॉम द मोनार्की। अब मोनार्की जो थी, पहले मोनार्की चल रही थी, तो 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी उसने पावर छीन ली फ्रॉम द मोनार्की, ठीक है। तो पावर अब आ गई इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथ में। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो फाइनली अब ये जो अलग अलग ये थे, जैसे स्कॉटिश बोलने वाले मतलब स्कॉटलैंड था, ठीक है, तो आयरलैंड था, ठीक है। तो ये जो था फाइनली अब धीरे धीरे करके, अब जैसे क्या हुआ कि इंग्लिश, अब देखो मैं क्या बताया कि ब्रिटेन के अंदर, देखो ब्रिटेन के अंदर क्या था, ब्रिटेन के अंदर 4 एथनिसिटी से लोग थे, इन 4 मतलब अलग अलग जगहों पे रहते थे या अलग अलग नेशंस मान सकते हो तुम इनको। तो अब क्या हुआ कि इंग्लिश वाला जो पार्ट था, जो इंग्लिश वाले जो लोग थे जहां रहते थे, वहां सबसे ज्यादा वेल्थ थी, वहां सबसे ज्यादा पावर थी, है ना, वो काफी इंपॉर्टेंस में ग्रो हुए। तो उन्होंने क्या किया, 1688 में जो पावर थी मोनार्की से छीन के अपने पास रख ली। अब इंग्लिश पार्लियामेंट के पास पावर आ गई। अब क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का, ये जो इंग्लिश बोलने वाले जहां इंग्लैंड के थे, स्कॉटिश बोलने वाले स्कॉटलैंड के थे, या स्कॉटिश एथनिसिटी वाले स्कॉटलैंड के, तो इन दोनों का मिलाप हुआ, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, और यहां पर बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर थोड़े टाइम बाद आयरलैंड को भी इसमें मर्ज कर लिया गया और इसको सिर्फ बोला गया ग्रेट ब्रिटेन। तो पहले अलग अलग थे, अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो गए, तो उनको नाम मिल गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और स्कॉटलैंड को भी इन्होंने अपने अंदर डाल लिया, तो ये अभी हो गया ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ। अब देखो, सिंस की पावर जो मोनार्क से छीन के कौन लाया था पावर, इंग्लिश पार्लियामेंट। तो इंग्लिश पार्लियामेंट के पास में ज्यादा पावर थी, और ऑब्वियसली अगर इंग्लिश पार्लियामेंट है तो उसमें इंग्लिश लोग ज्यादा होंगे। तो ऑल्दो यहां पर यूनिफिकेशन तो कर दिया कि भाई स्कॉटलैंड, आयरलैंड को भी अपने अंदर जोड़ लिया, पर
तुम देखो, अगर मान के चलो ऐसे देखो तो भाई अल्टीमेटली पावर तो फिर से इनके पास में आ गई है ना। इंग्लिश लोगों के पास में तो इनके पास ज्यादा इक्वलिटी थी नहीं, स्कॉटिश और आयरिश लोगों के पास में, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। सिस्टमैटिकली सप्रेस किया गया, ऐसा नहीं कि सप्रेस किया, सिस्टमैटिकली मतलब कई जगहों पे इनको पूरे राइट्स मिले होंगे, कहीं इनकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा, कहीं पे इनके साथ में रिजर्वेशंस नहीं होंगे, ठीक है, इस टाइप की चीजें होंगी। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो जब भी कैथोलिक क्लैंस मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द स्कॉटिश बैकग्राउंड, है ना, फ्रॉम द स्कॉटिश बैकग्राउंड। तो स्कॉटिश बैकग्राउंड के जो कुछ कैथोलिक क्लैंस थे, इनको बहुत ज्यादा रिप्रेस किया गया, बहुत ज्यादा सप्रेस किया गया, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया जब भी इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए मांग की, तो इनके साथ में काफी ज्यादा रिप्रेशन वाला काम किया गया था। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, गैलिक मतलब उनकी जो लैंग्वेज थी वो, और वेयर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। मतलब तुम सोचो कि खेल क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि पहले जब अलग अलग थे, है ना, अब यूनिफिकेशन क्या गया, मतलब इंग्लैंड ने सोचा कि इंग्लैंड और मतलब इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या सोचा कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ दो, और इंग्लैंड स्कॉटलैंड को जोड़ के बना दो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और जो पहले ब्रिटेन अलग था, अब इसको बोल दिया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया आयरलैंड को भी, अब ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो मतलब ये इंक्लूड तो कर लिया, पर पावर किसके पास में, अभी भी इंक्लूड होने के बाद में भी पावर किसके पास में, इंग्लिश के पास में, ठीक है। पावर किसके पास में, जो इंग्लिश वाले लोग थे उनके पास में, तो उनके पास में पावर है। अब उनके पास में पावर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने जो अपने ही अंदर के जो इंक्लूडेड लोग थे, जो जिनको उन्होंने खुद ने इंक्लूड किया था, स्कॉटलैंड वाले और आयरलैंड वाले, उनके साथ में भेदभाव करना चालू किया, ठीक है। चलो, आयरलैंड सफर्ड सिमिलर फेट। आयरलैंड के साथ में भी ये हो कि भाई उनकी लैंग्वेज वगैरह बोलने नहीं दे रहे। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो काफी ज्यादा डिवीजन हो चुका था कंट्री के अंदर। और इंग्लिश जो लोग थे उन्होंने क्या, सॉरी, आयरलैंड जो कंट्री है, आयरलैंड के अंदर क्या था, इट वाज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो इंग्लिश ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प की ताकि ये डोमिनेंस जो है वो जमा पाए कैथोलिक कंट्री के ऊपर, मतलब अपनी डोमिनेंस रख पाए, ठीक है। कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। अब कैथोलिक्स अब पावर जो है ब्रिटिश का बढ़ती जा रही है, सबको अपने साथ लेके जा रहे हो। तो कैथोलिक रिवॉल्ट जो थे वो बिल्कुल ही सप्रेस हो चुके थे। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वॉल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। मतलब कि आयरलैंड नहीं आना चाह रहा था, पर आयरलैंड को फोर्सिबली ऐसा किया गया क्योंकि यहां पर ये वॉल्फ टोन के साथ में एक रिवॉल्ट था जो कि हार गए, और वॉल्फ टोन और उनके जो यूनाइटेड आयरिशमैन जो था उसके साथ में वॉर हार गए। तो फिर 1801 में इनको इनकॉर्पोरेट होना पड़ा, मतलब साथ में जुड़ना पड़ा। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्ज्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, ठीक है। तो एक ब्रिटिश नेशन फॉर्म कर गया, फोर्स करके फॉर्म कर दिया गया, और इंग्लिश कल्चर का यहां पर डोमिनेंस था, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, ये ज्यादा प्रमोट की जाती थी, है ना, ताकि यही लैंग्वेजेस जो है वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है। विजुअलाइजिंग द नेशन, जैसे अभी हम भारत, देखो विजुअलाइजिंग द नेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहां पर अगर तुम देखो तो दिस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेशन। जैसे हम इंडिया को सिर्फ कंट्री नहीं मानते, हम भारत माता बोलते हैं, ठीक है। हम उनको एक मां की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे मां तुझे सलाम, तो मां मतलब भारत मां को सलाम कर रहे हैं, भारत मां को हम भारत माता की जय बोलते हैं। तो भारत मां हम मां समझ रहे हैं, हमारे नेशन को, हमारी जो कंट्री है उसको हमने एक मां का फेस दे रखा है, एक मदरली फेस दे रखा है, ताकि हम रिलेट कर पाए। इसलिए हम इतने इमोशनली जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि दिस इंडिया, ये जो कंट्री है हमारी मां है, ठीक है, हमारी मदर है, तो उसको देखते हैं, इसलिए हम बोलते हैं भारत माता, ठीक है। तो इसलिए हम उसको मां समझते हैं। तो हमने क्या किया, इस नेशन को विजुअलाइज किया, एक फेस दिया इस नेशन को, ठीक है। तो नेशन को फेस देना एक बहुत डिफिकल्ट काम था। तो आर्टिस्ट ने क्या किया, 19th सेंचुरी में उन्होंने पर्सोनिफाई करना चालू किया। जैसे आज हम भारत माता समझ, मतलब भारत को हमारी मां मानते हैं, तो वैसे एक पर्सन, हमने उसको एक पर्सन की तरह रिलेट करने की कोशिश की, ठीक है। नेशंस आर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, है ना, नेशन जो उनको फीमेल फिगर्स माना गया। जैसे कि यहां पर अगर तुम देखो तो दिस इज अ फीमेल फिगर, जैसे भारत माता, ठीक है। द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज्ड द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। तो इन आइडियाज के थ्रू ऐसा होता है, ठीक है। फिर एग्जांपल मैरिनी इन फ्रांस एंड जर्मेनिया एंड जर्मनी। तो ये नाम है, जैसे कि भारत माता है, वैसे यहां पर इनको ये नाम दे रखा है, ठीक है। ये फोटोज तुम देख सकते हो स्टैम्प पेपर पे भी। और ये कुछ सिंबल्स है, ये सिंबल्स के हमने पहले भी देखे थे, हमने 9th में देखे थे सिंबल्स, मतलब कुछ स्ट्राइप्ड कपड़े कोई पहन रहा है, कोई टोपी पहन रहा है, तो उसका मतलब क्या कहता। तो इनके मतलब यहां पर तुम देख सकते हो ब्रोकन चेन्स। मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये खेल क्यों खेला गया, ये जो फेस करने वाला, ये जो मैं बोल रहा हूं विजुअलाइजिंग द नेशन, तो ये विजुअलाइज क्यों किया गया, विजुअलाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि इलिटरेट लोगों को भी समझ में आ पाए, क्योंकि इलिटरेट लोग पढ़ तो सकते नहीं है। तो ऐसा देखो, अगर ब्रोकन चेन्स का मैंने बता दिया कि भाई चेन जहां टूटी हो वहां समझ जाओ कि हमको फ्रीडम की मांग है, तो इलिटरेट लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ, क्योंकि देखना तो सबको आता है, विजुअलाइज तो सबको करते आता है, पढ़ना लिखना भले नहीं आता होगा, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया।
फिर ये एक अगेन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है जो तुम्हारी एनसीईआरटी के। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये एक छोटा सा टॉपिक है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू इंपीरियलिज्म, कि भाई ये जो इतनी प्यारी भावना थी नेशनलिज्म की कि भाई नेशनलिज्म होगा और सब साथ में जुड़ेंगे, सब ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये क्या हुआ 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते क्या खेल हुआ इसमें, एक खेल हुआ कि नेशनल, देखो मैंने तुमको कहता था कि धीरे धीरे समय के साथ साथ जो यहाँ पर थॉट्स, समय के साथ साथ जो सोच है वो बदलती जाती है, ठीक है। तो नेशनलिज्म धीरे धीरे अब इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो रहा है। इंपीरियलिज्म मतलब कॉलोनियलिज्म, कि अब सबको लगा कि भाई हमने इतना तो कर लिया, अब और पावर चाहिए, अब और पावर चाहिए, ठीक है, और लड़ेंगे, तो आसपास की कॉलोनीज को भी एक्वायर करेंगे, ये टेरिटरी मेरी, ये टेरिटरी मेरी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सारी चीज, ये सारी भावनाएं आने लगी 19th सेंचुरी तक, ठीक है। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, लास्ट क्वार्टर मतलब आखिरी के जो 25 साल थे, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट, मतलब कि तब तक आते आते समय, तब तक जब हम लास्ट क्वार्टर तक पहुंचे, तब तक नेशनलिज्म का जो मतलब था अब वो बचा ही नहीं जो शुरू में था। शुरू में क्या मतलब था, जो प्रॉपर मतलब था कि लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट है ना, अब वो बचा ही नहीं। अब क्या हो गया, दिस बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स, मतलब वही लालच वाला थोड़ा सा काम हो गया, फिर बस टेरिटरी एक्वायर करने वाला काम हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स व्हिच बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवरीवन वाज रेडी टू गो फॉर वॉर, मतलब कि इस टाइम पे ऐसा हो कि जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, पहले भाई हम क्या सोच रहे थे कि एकता होगी या फिर सब ऐसे पीसफुली रहेंगे, लोगों के लिए अच्छा रहेगा, पर अब क्या हुआ अब ऐसा हुआ कि आपस में बहुत ही इंटॉलरेंट हो गए कि हम तुमको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, हम तुमको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, और बिल्कुल लड़ाई झगड़े पे उतर है, ठीक है। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्टिक, देखो इसका मतलब ये है, मैंने तुमको बताया ना कि लोग भाई मैनिपुलेट करने में बहुत तगड़े होते हैं, फिर चाहे कोई भी हो, जैसे हम क्या, जैसे लोगों को भड़का दिया जाता है, ठीक है, धर्म के खिलाफ भड़काओ, इसके खिलाफ भड़काओ, ठीक है, कलर के खिलाफ भड़काओ, ठीक है, लैंग्वेज के खिलाफ भड़काओ, तो वैसे यहां पर लोगों ने क्या किया, जो यूरोपियन पावर में थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम मैनिपुलेट ही कर देते हैं, इस आइडिया को मैनिपुलेट ही कर देते हैं। जैसे ये कितनी प्यारा एक नेशनलिज्म का थॉट कितना प्यारा था, पर उस थॉट को इन्होंने अपने फायदे के लिए लोगों को मैनिपुलेट करके बताया कि भाई इसका मतलब ये होता है, तो जाओ लड़ो, ठीक है, वही चीज होती है और लोग समझ नहीं पाते हैं और ऐसा हो जाता है, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो इन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए ऐसा किया, ठीक है। केस ऑफ बाल्कन स्टेट्स, नेशनलिस्ट टेंशन स्टार्टेड इन बाल्कन एरिया आफ्टर इन 1871, ठीक है। लार्ज एरिया ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, तो भाई बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें, ठीक है, डेट्स वगैरह और नाम वगैरह याद करना इंपॉर्टेंट है। वीकनिंग ऑफ ऑटोमन एम्पायर अलाउड देम टू ब्रेक इनटू इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ऑटोमन एम्पायर जो वो वीकन होता गया धीरे धीरे, और बाल्कन स्टेट जो वो इंडिपेंडेंट में होता गया, ठीक है। दीज स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी। अब बाल्कन स्टेट्स, ठीक है, अब बाल्कन स्टेट जो है वो मतलब ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, अब ऑटोमन एम्पायर वीक हुआ तो उसके कारण क्या हुआ कि बाल्कन स्टेट जो थे वो अलग अलग स्टेट में डिवाइड हो गए। अब ये एक एक स्टेट भी एक दूसरे से जलन खाता था, एवरी स्टेट वाज जेलस ऑफ ईच अदर, तो क्या हुआ भाई, इन्होंने बोला कि हमको और स्टेट चाहिए, हमको और टेरिटरी चाहिए, हमको तुम्हारी भी चाहिए, ठीक है, तो हमको तुम्हारी टेरिटरी चाहिए, हमको इसकी भी टेरिटरी चाहिए, हमको उसकी भी टेरिटरी चाहिए, तो ये खेल खेलने लगे। तो सिचुएशन क्या हुआ कि भाई और ज्यादा इंटेंस हो गए, जब ये थोड़ी सी, देखो बहुत छोटी सी लड़ाई थी, है ना, थोड़ी सी लड़ी थी कि भाई ये ऑटोमन एम्पायर वीक हुआ और आपस में स्टेट्स लड़ने लगे। पहले सिर्फ स्टेट्स लड़ रहे थे, मतलब एक ही कंट्री के अंदर एक ही रीजन के अंदर कुछ कुछ स्टेट्स लड़ रहे थे, पर क्या हुआ कि यूरोपियन पावर जो है इस वॉर के अंदर एंटर हो गए, है ना, मतलब ये जो वॉर चल रहा था इसमें यूरोपियन पावर्स भी एंटर हो गई, ये भी अपना अपना योगदान देने लगे। तो जब ऐसा हुआ, दिस थिंग, मतलब ये जो छोटी सी चीज थी, ज्यादा मतलब इतनी बड़ी भी नहीं थी, पर जैसे यूरोपियन पावर्स के अंदर एंटर हुई तो दिस लेड टू वर्ल्ड वॉर 1। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि छोटा स्टेट है, मतलब दो छोटे छोटे स्टेट्स लड़ रहे हैं, अब इस छोटे स्टेट के पास में कॉन्टेक्ट में एक बड़ा स्टेट है, तो इस छोटे स्टेट ने इस बड़े स्टेट से हेल्प मांगी, इस छोटे स्टेट ने इस बड़े स्टेट से हेल्प मांगी। अब उन स्टेट्स के कंट्रोल में, उन स्टेट्स के नॉलेज में, उन स्टेट्स के कॉन्टेक्ट में और बड़े रीजन है, तो बेसिकली इनकी लड़ाई में बड़े बड़े रीजन पार्ट कर रहे हैं। जैसे दो छोटे बच्चे लड़ रहे हैं, दो छोटे बच्चे लड़ लिए, ठीक है, तो दोनों छोटे बच्चों के बड़े भाई भाई भी लड़ने लग गए, पापा भी लड़ने लगे, मम्मी भी लड़ने लगे, तो पूरा का पूरा परिवार लड़ने लग गया, तो ऐसे करके वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है। तो यही चीज यहां पे हुई, ठीक है, क्लियर है। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914, ठीक है, नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। तो नेशनलिज्म जब इंपीरियलिज्म के साथ में मिला तो यूरोप का बिल्कुल डिजास्टर सा हो गया 1914 में। बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। तो ये जो इंपीरियल डोमिनेशन हो रहा था कि भाई यार ये कॉलोनी जो लेना होता है, सबसे कॉलोनीज ले लो, ये कर लो वो कर लो, इसको काफी ज्यादा अपोज किया गया उस समय, ठीक है। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism। देखो इसका मतलब ये है कि जो एंटी इंपीरियल, अब देखो क्या हुआ, पहले तो भाई मूवमेंट चलाई, फिर मूवमेंट चला के बड़ी मुश्किल से नेशनलिज्म आया,
ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब इंपीरियलिज्म आ गया। अब इंपीरियलिज्म आया तो अब इसके खिलाफ मूवमेंट चल रहा है, मतलब मूवमेंट चलती रहती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि काफी सारे लोगों ने, काफी सारी कंट्रीज ने ओपोज किया इस चीज को और एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स डेवलप होना चालू हो गए। अब एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स कहां क्या क्या डेवलप चालू, इसमें इनका मेन जो सेंस था वो ये था कि दे स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। अब ये जो नेशन स्टेट जो बनाए गए हैं इनको भाई एक सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी से करना है, नॉट विद इंपीरियलिज्म। मतलब ऐसा नहीं कि एक कलेक्टिव यूनिटी होनी चाहिए कि हाँ हम सब एक हैं और हम सब पीसफुली करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि तुमको और टेरिटरी चाहिए और स्टेट चाहिए, ये वाली भावना क्यों सख्त अगेंस्ट है। तो इसलिए इनको एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स बोलते हैं। अब यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। मतलब कि यूरोपियन आइडिया जो थे नेशनलिज्म के, अब तुम खुद ही देखोगे कि नेशनलिज्म यूरोप में 100 साल पहले कुछ और माना जा रहा था, 100 साल बाद कुछ और, फिर बीच क्वार्टर में कुछ और, मतलब हर 25-30 साल में इसका मतलब बदलता जा रहा था, ठीक है। तो वैसे ही जब हर 25-30 साल में इसका मतलब एक ही जगह बदल सकता है तो बाकी कंट्रीज तो कुछ और मतलब भी समझ सकते हैं ना। तो यूरोप के हिसाब से जो आइडिया था नेशनलिज्म का, जो ओरिजिनल आइडिया था, उससे काफी ज्यादा मैनिपुलेट होते जो नेशनलिज्म का आइडिया आज हम जानते हैं वो हमको पता है, ठीक है। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल यूनिवर्सल। तो मतलब पर नेशनलिज्म के अंदर जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था उसके अंदर जो एक पार्ट था जो कि था नेशन स्टेट्स वाला, कि नेशन स्टेट्स होना चाहिए, जैसे कि नेशन एक कलेक्टिव नेशन और फिर उसके अंदर स्टेट्स, उस टाइप का होना चाहिए, फिर जो रूलर और जो लोग हैं उनके बीच में कॉमन कंसेंट होना चाहिए, वो वाली जो भावना थी, इट इज स्टिल यूनिवर्सल एंड इट इज स्टिल नेचुरल। तो ये चीज तो बेसिक है ही है। बाकी सारे आइडियाज जो है वो काफी सारे चेंज होते गए या फिर काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सबको बदल लिया, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि तुम देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट डेट्स तुम पॉज करके रीड कर सकते हो, जो कि डेट्स यहां पर लिखी हुई है तुम्हारी एनसीईआरटी से ही है या शायद एनसीईआरटी से भी, जो भी जहां से भी है, तो यहां पर तुम्हारी सारी डेट्स लिखी हुई है, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो रहा हो इसके अंदर तो मेक श्योर भाई एनसीईआरटी अगर तुम रीड नहीं करते हो तो इतना पढ़ाना या इतना सुनना किसी काम का नहीं है। तुमको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रीड करना है क्योंकि एग्जाम होगी एमसीक्यू सेंट्रिक। यहां पर तुमको जो मैंने तुमको कहानी बताई वो तो याद रखना ही रखना है, पर कहानी से अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो तुम मेरी कहानी को लिख के आ जाते हैं, पर अभी कहानी लिख नहीं सकते, अभी हमको आंसर दिखाना है, ठीक है। तो ऐसे ही और मेंटी सेशंस वगैरह तो होंगे मतलब हम एमसीक्यू के भी सेशंस लाऊंगा मैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें करेंगे मेरे चैनल के ऊपर। पर फिलहाल के लिए अगर मैं तुम लोगों को बोलूं तो मेक श्योर कि तुम एनसीईआरटी अपनी पूरी की पूरी रीड कर लो, वर्ड टू वर्ड रीड कर लो, एनसीईआरटी में एक भी चीज छोड़ना मत, ठीक है। और चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट में। अभी भी तुमको अगर ऐसा लग रहा हो कि तो काफी कंफ्यूजिंग चीजें तो है, कुछ भी नहीं। देखो बस इतना ही हुआ है कि हमने अलग अलग कंट्रीज का यूनिफिकेशन पढ़ा है लास्ट में। उसके पहले मैं देख रहे थे कि कैसे फ्रांस से इंस्पायर होके काफी सारी अलग अलग लोकेलिटीज में ये चीज जो है, ये भावना जो है ये उत्पन्न हुई और काफी जगहों पे कैसे भावनाओं को और आगे बढ़ाया गया, कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ाया गया। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने अभी देखी, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इस टाइप का वीडियो था ये। देखो क्योंकि इसमें स्लाइड्स में तो सब कुछ कंप्लीट है ना। तुम अगर स्लाइड्स रीड करो तो इसमें तुम्हारी पूरी की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीटेड है। पर और बाय द वे इन स्लाइड्स की मतलब ये जो नोट्स है, जो नोट्स बने वो भी इन स्लाइड्स के थ्रू बने हुए, तो नोट्स डाउनलोड कर लो, उसमें काफी सारे मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर्ड है एनसीईआरटी की, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी तो कवर्ड है ही है, ठीक है। पर एक चीज है कि इस चीज को कहानी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, कि मस्ती मजाक में तुमको बता पाऊं, जैसे कि अरे जैसे मैंने बीच में तुमको बोला कि अरे भैया सबको लगा कि आ जाओ आप भी आ जाओ वॉर करने हैं। तो ये जो कहानी होती है जो थोड़ा सा फन होता है, जो थोड़ा सा मस्ती मजाक होता है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं। वरना स्लाइड तुमको दे दो तुम भी रीड कर लो, भाई इंग्लिश तो सबको समझ में आती है, ठीक है। पर वो समझाने का जो वो होता है कि थोड़ा मस्ती मजाक को तुमको इंटरेस्ट आता है, उसमें काम लगता है, उसमें मेहनत लगती है। तो उसके लिए लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो सिर्फ दोस्तों के साथ में। अगर तुम लोग इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया मुझे @कौन-प्रणय या फिर पढ़ले को या फिर @padle.in, तो दोनों ही अकाउंट्स को फॉलो करो जाकर फटाफट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, हमको 1 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी क्रॉस करने। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।